यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको पता है, कल जनवरी 2026 का एग्जाम का रिजल्ट आया। और जैसा रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे पास हुए। इस बार का रिजल्ट ऐसा भी बोल रहे हैं कि थोड़ा परसेंटेज वाइज देखोगे तो लास्ट के दो एग्जाम से कम है। लेकिन मैं बताऊं, इस बार जो ऑल इंडिया रैंक 1, 2 एंड 3 जो लाई है, उन लोगों ने ये रैंक कैसे लाई, उनसे आज हम मिलने वाले हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो AR1 दीक्षा गोयल। और दीक्षा ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। अगर आप देखोगे, दीक्षा का AR1 था CA इंटरमीडिएट में भी, और CA फाइनल में भी उसका जो है वो AR1 है। उसके साथ साथ में अनिरुद्ध गर्ग जो है, उन्होंने AR2 लाया है, एंड ऋषभ जैन एंड ध्रुव ने AR3 लाया है। इसमें से जब मैं दो लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने तो इंटरमीडिएट में जब एग्जाम दिया था तो 1 बाय 1 ग्रुप दिया था। पहले वन ग्रुप दिया था, उसके बाद दूसरा ग्रुप दिया था। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार, इंटरमीडिएट में हमारी कोई रैंक नहीं है तो क्या फाइनल में रैंक आ सकती है? राइट आंसर इज यस, आ सकती है, और वो भी AR1 आ सकती है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। एंड सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा 1 बाय 1 कि लाइक, कल का जब रिजल्ट आया, तो क्या पहली चीज तो आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि AR आएगी, टॉप 3 में आएंगे? और आपको कैसे पता चला, और उसके बाद में आपका रिएक्शन क्या था? लेट्स स्टार्ट विद द दीक्षा। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, जो कल का एक्सपीरियंस है वाज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम माय सी इंटर। मतलब मैंने सी इंटर में सेम चीज फेस की थी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही रिजल्ट की नोटिफिकेशन आउट होगी आई गेट अ कॉल, राइट। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग रैंक, आई वाज विशिंग कि आई गेट अ कॉल। सो जैसे रिजल्ट की नोटिफिकेशन आउट हुई, 620 के अराउंड कुछ हुआ था और मेरे पास कॉल नहीं आई। आई वाज लाइक ठीक है, 1 2 3 तो नहीं है। सो रैंक तो नहीं है, तो अब मुझे रैंक चेक भी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मार्क्स चेक करना है कि पास हुई या नहीं। हम्म। तो मैंने अपना रोल नंबर डाला है। 486 वॉज अ डिसेंट स्कोर। लेकिन मुझे लगा कि अगर आप पास ईयर ट्रेंड को देखोगे तो रैंक आ रही थी 500 एंड अबव वालों की। ठीक है, हमारा अटेम्प्ट वाज डिफिकल्ट, बट 486 मुझे लगा चलो डिसेंट है। 1 2 3 एनीवेज कॉल भी नहीं आई है और उतना अच्छा स्कोर भी नहीं दिख रहा है मुझे कि रैंक का स्कोर है। सो आई लाइक ठीक है, लेकिन हाँ, कोई कोई रैंक तो आ ही सकती है 486 में। सो मैंने एनी हाउ मैंने मेरिट लिस्ट में डाला। और दैट केम एज अ शॉक टू मी कि 486 वन विदाउट एनी कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट की। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वन बिकॉज कॉल नहीं आई थी मेरे पास। देन वन पता चला, मतलब मैं आई वाज लॉस्ट, मतलब मैं आई वाज नॉट इनटू माय सेंसेस। हम्म। मैंने घर में शोर करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टेड जंपिंग, सब कुछ हुआ। 10 15 मिनट तक लोगों सबके कॉल्स आने लग गए। आई टॉक टू यू, आई टॉक टू अदर फैकल्टीज ऑल्सो, सबकी कॉल्स वगैरह आई। फिर 15 20 मिनट के बाद मेरे को प्रेसिडेंट की कॉल आई। आई वाज लाइक चलो कॉल आ गई, बट द थिंग वाज आई वाज हर्ट अ लिटिल बिकॉज क्योंकि मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई थी सर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरी रैंक है एंड एवरीथिंग। सो हाँ, अमेजिंग। बाद में सब कुछ सेटल हो गया, बट हाँ, पहले मुझे बुरा लगा था। इस बार बेसिकली प्रेसिडेंट भी लेट हो गए, जैसे रिजल्ट लेट होता है वैसे। तो इस बार रिजल्ट भी मॉर्निंग का जो बोल रहे हैं, आ रहा है आ रहा है, कोई बोल रहा है 12 बजे आ रहा है, कोई फिर बोलता है नहीं नहीं 2 बजे आ रहा है करके। ठीक है। तो हमारा एंजाइटी लेवल कम ही नहीं हो पा रहा था। पूरे दिन स्टैंडर्ड था कि क्या होगा क्या होगा, कभी 11 1 2 4। सो दैट वाज अ डिफिकल्ट डे। बट हाँ, सब सब कुछ हो गया। मैं देख रहा था एक दो कोई टेलीग्राम ग्रुप, उसमें बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि ये एक कुछ भी फोटो भेज दो भगवान का तो आप पास हो जाओगे। एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, 100 लोग शेयर कर रहे हैं फोटो को करके। ठीक है। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं, CA के बच्चे हैं, CA फाइनल के बच्चे हैं करके। ठीक है। बिकॉज वो टाइम ही वैसा होता है ना यार, अपन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते करके। ठीक है। कोई बोलेगा करेक्ट। ये फॉरवर्ड कर लो तो वो फॉरवर्ड कर लेंगे, तो वैसे वाली चीज। तो राइट। दैट वाज अमेजिंग यार। अनिरुद्ध, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Yes, sir. So intermediate में तो I gave both groups separate हम्म। because as Dhruv said earlier as well कि I was like I started my college so I wanted to focus on that as well. हम्म। So final में I thought कि I'll give all 6 papers together because एक तो ये भी था दिमाग में कि 6 हो गए हैं अब, it's not 8 anymore. हम्म। So when I started my leaves I was like I had a goal कि I have to give at the level of AIR because like it's the final push, so एक बार AIR कर लेते हैं push. हम्म। And then I gave papers and group 1 में AFM FR देखकर लग रहा था okay, this is going to be interesting. And after that DT IDT comparatively as compared to group 1, my group 2 went better. But group 2 में नंबर कम आए as compared to group 1, I don't know why. But that was very, I would say कि papers के बाद when I gave IBS, so I was like, okay, it was good. We can expect AIR, but I was not expecting AIR to be very honest.
आई डिड एक्सपेक्ट कि हाँ 30s 40s की रेंज में आ जाएगा, एंड व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट तो आई थॉट कि हाँ 40s या 50s की रेंज में आएगा अगर आएगा। हम्म। सो देन आई रिफ्रेश्ड मेरिट लिस्ट, आई सॉ टू, मेरे को लगा ये तो एरर है 100%, दिस इज नॉट ट्रू, दिस कैन नॉट हैपन, 452 पे कैसे आ सकता है यार 2। सो आई रिफ्रेश 3 4 टाइम्स एंड देन आई गॉट कॉल फ्रॉम यू। फिर मेरे को लगा कि यस इट इज ट्रू, मैंने आई थिंक आपसे भी पूछा था कि इज दिस मी ओनली, हाँ बिकॉज दैट एग्जैक्टली, वाज इसने मुझे यही पूछा कि भाई सच में सर एआई टू ही है मेरा करके। AI 2 year. तो मैंने Because कहा हाँ I यार। was sitting with my father, so he also saw, वो कह रहे हैं okay. He's हम्म। also CA, तो वो कह रहे हैं हाँ हाँ तुम्हारी ही होगी, it will be you because तुम्हारा नाम आ रहा है, वो इतना इतना गलत तो नहीं डालेंगे। हम्म। And then it was like okay nice nice, ये तो AI 2 हो गया है। And फिर थोड़ी देर में ही प्रेसिडेंट का भी कॉल आया था एक तो, उसके बाद फिर तो आई वुड से कि इट वाज कॉल्स एंड कॉल्स एंड कॉल्स। सो आई वुड से कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑनेस्टली, ट्रू। लाइक I wanted this to happen honestly. It was like a dream, हम्म। and I am honestly still digesting it because it's like कि it has finally happened. सुबह कर भी मैं हाँ यार आपका ही है। So like it's honestly a dream come true for me. वाह वेरी गुड। ऋषभ, हाउ वाज द यस सर। एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेड कि सर भाई एआई आने वाली है? सर मेरा तो मतलब इंटर में रैंक थी 39, तो जिस तरीके के एग्जाम गए थे इतने मुश्किल मुश्किल, मैंने तो लास्ट एग्जाम IBS सोच के कर लिया था। मैंने कहा 50-50 है ऋषभ, पास तो चल हो ही जाएगा, अब रैंक देखते हैं। मैंने बस बोला पुरानी वाली एस्टेब्लिश हो जाए, ये पुरानी से हम डाउनग्रेड ना करें। फिर हम्म। मैंने जब रिजल्ट आया, ऑब्वियसली इतनी देर बाद आया, मैं बैठा 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 पागल हो गया उसको देखने के लिए। फिर जब वो आया मैंने सोचा पहले मेरिट लिस्ट खोलूं कि अपना एग्जाम चेक करूं। मैंने कहा नहीं यार पहले एग्जाम चेक कर लेते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कम होगी। फिर मैंने सब खोल के देखा, मैंने कहा चलो सक्सेसफुल 450। मैंने कहा चलो पुरानी तो एस्टेब्लिश हो ही जाएगी इस पे। मैंने कहा हम्म। इतने अराउंड तो वही आती है, मैंने कहा पुरानी से तो नहीं जाएंगे। फिर वहां जाके पीछे का 9 उड़ गया। मैंने कहा हैं। फिर तो वही, ये दीक्षा तो वेटरन है, हमें तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है टॉप रैंक पे क्या होता है। वो जैसे फोन बजने लग गया एक पॉइंट पे तो मैं कंफ्यूज, मैंने कहा ये बज कहाँ से रहा है, इसको मिला कहाँ से नंबर। फिर मेरे को हम्म। थोड़ी टाइम बाद रियलाइज हुआ कि ये फोटो निकली होगी। फिर हम्म। मैंने देखा ओ हो। फिर मैं सारी फोन उठाया जा रहा हूँ, एक तो मेरी डिलीवरी 2 3 आने वाली थी, मैं कोई मिस ना हो जाए कहीं डिलीवरी वाली, तो मैं सारी उठा उठा के कंफर्म कर रहा हूँ कि कहीं स्विगी वाला तो नहीं है। सारी कॉल्स उठाई फिर उसके बाद कि कुछ मिस ना हो जाए। थोड़े टाइम तक तो काफी ओवरवेलमिंग था ये 3 पे। मैंने कहा 39 तो नहीं होता ऐसा सब कुछ, ये 3 पे ज्यादा हो रहा है। राइट राइट। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है यार, देख इंडिया में टॉप हम्म थ्री में आना करके, और इंटरमीडिएट की रैंक में नॉर्मली कैसा होता है कि यार चलो इंटरमीडिएट है, बट इन द फाइनल मैंने देखा रैंक इज कि ऑलवेज काउंटेड कि भाई सीए फाइनल की रैंक है, उसके बेसिस पे लाइक जॉब मिलने वाला है इंडस्ट्री में, जब भी जाने जाओगे तो सीए फाइनल की रैंक से ही जाने जाओगे करके, ठीक है कि दैट इज द। हाँ, लाइक दे काफी बड़ा ही जंप था मेरे लिए, लाइक इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, इट वाज अ बिग जंप। आई एम वाह हैप्पी। वेरी गुड। सो लेट्स ध्रुव, ध्रुव का मैं बताऊं, ध्रुव का जब मैंने फोटो देखा, इंस्टाग्राम देखा करके थोड़ा, तो मुझे लगा नहीं नहीं यार ये बंदा, इसकी तो रैंक नहीं आ सकती करके, ठीक है एआर थ्री थोड़ी आएगी, पढ़ने वालों की आती है करके, ये तो बंदा जिम चाह रहा है, बढ़िया से बॉडी बना रहा है, एंड इतना डिसिप्लिन यार बॉडी बनाने में भी, तो मेरे को तो नहीं लगा था। बट ध्रुव अभी तुम बताओ तुमको कैसा लग रहा था, और क्या पहले से पता था कि एआर थ्री आने वाली है? बिकॉज इंटरमीडिएट तुमने 1 बाय 1 ग्रुप दिया था, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर एफर्ट तो किए थे अपनी तरफ से और एक्सपेक्टेड था कि टॉप 10 में आ जाऊंगा, बट थर्ड तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मैंने बेसिकली प्लान यही किया था कि मैं नॉर्मल रिजल्ट आ जाता है 10 बजे तक, तो मैं सो के 10 बजे उठूंगा, प्रेसिडेंट सर के कॉल से ही उठूंगा, अगर कुछ अच्छा हुआ तो सीधा रिजल्ट देखूंगा। बट जब 10 बजे तक कॉल नहीं आया तो पहले थोड़ी सी होप टूटी, मतलब टॉप 3 में तो नहीं आ रहा। फिर जैसे जैसे रिजल्ट पता चल रहा था कि डिले हो रहा है, तब तक खुशी हो रही थी, मतलब अभी पॉसिबिलिटी है कि कॉल आ सकता है। फिर उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो 451 देखे, तो एक्सपेक्टेड था कि ऑल इंडिया रैंक 30 से 40 के बीच में लाया करेगा ये कहीं। हम्म। मेरिट लिस्ट देखी तो एक तो पहले पता भी नहीं था, पहली बार चेक किया कि मेरिट लिस्ट दिखती कैसे है, क्या होता है। उसके अंदर जब थर्ड देखा तो पहले तो मम्मी पापा को बताया, और ऑल इंडिया रैंक उनको नहीं बताई क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि पॉसिबल, मेरे को लगा ग्लिच वगैरह होगा कुछ। तो हम्म। मैंने उनको कहा 5 मिनट दो, शायद ऑल इंडिया रैंक भी आई है। फिर हम्म। जब वापस रीचेक किया तब कॉल किया। फिर हम्म। इवन पापा का 5 मिनट बाद वापस फोन आया कि ऑल इंडिया रैंक 3 है ना पक्का, की फैमिली में बता दे सबको। फिर मैंने रीचेक करके उनको कंफर्म किया कि है। और उसके बाद तो आज तक इंटरव्यूज वगैरह ही देखे थे ऑल इंडिया रैंकर्स के, तो हम्म। उसमें सुना था कि लगातार कॉल ही आते रहते हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिला। कल वो फाइनली रियलाइज किया कि सही में ऐसा होता है
इतने अननोन नंबर से फोन आ रहे हैं, कोई सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फोन कर रहा है कहीं हम्म। से। इवन प्रेसिडेंट सर का भी पहली बार में तो कॉल काट दिया था, मैंने पता ही नहीं था किसका है, फिर कॉल बैक करके पता चला। तो अभी तक कॉल वाला ही चल रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। आज होपफुली जाके फीलिंग आएगी, डाइजेस्ट होगा कि हाँ कुछ किया है। नहीं यार, दैट इज अमेजिंग। और आज तो बड़ा सेलिब्रिटी वाला फील है कल से लेके, और ये चलते हाँ रहना जी चाहिए। सर। पार्टी वार्टी जितने टाइम से अपन ने नहीं की थी, अभी पार्टी वार्टी करते रहना। अगले 10-15 दिन पूरी पार्टियां ही चलनी चाहिए। जो अपने अच्छे वाले दोस्त है, जिनको अच्छा लगा ना लगा हो करके सबको बोलना है पार्टी दूंगा मैं करके, ठीक हाँ जी सर। है। तो लेट्स स्टार्ट कि इंटरमीडिएट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, देन यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। सो अभी इस सेगमेंट में अपन बात करेंगे आपके आर्टिकलशिप के बारे में, वॉट एवर यू वांट टू टेल। बिकॉज बहुत बार मैंने सुना है बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जो टॉप रैंकर होते हैं वो तो शायद तो डमी करते होंगे, ऑफिस जाते ही नहीं होंगे, दिन में 18-20 घंटे पढ़ते होंगे। बट मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होता है। और जैसा अभी इंटरव्यू से पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा था, आप सबने बिग फोर से आर्टिकलशिप की है कहीं ना कहीं पे, तो आपने ऑब्वियसली बिग फोर में इतना इजी नहीं रहता है। आपको दिन में 10-12 घंटे 15 घंटे है वो वहां पे देने पड़ते हैं। सो हाउ वाज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस? और आर्टिकलशिप जिस डे पे आपने स्टार्ट की थी, क्या वहीं से आपने ये प्लान कर दिया था कि हमको सीए फाइनल के लिए पढ़ना चालू करना है एंड रैंक लानी है? सो लेट्स स्टार्ट विद द ऋषभ फर्स्ट। यस सर। मेरे को तो मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने तो इंटरमीडिएट में ही माइंडसेट बना लिया था कि पढ़ना है तो रैंक के लिए पढ़ना है, नॉट एनी स्पेसिफिक हम्म। कि बस रैंक लेवल प्रिपरेशन करते हैं, देखा जाएगा जो आ जाएगी। तो उस टाइम तो मैंने वैसे ही कर दिया। फिर जो भी रिजल्ट आया आया मैंने कहा ठीक है इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है इधर अभी। तो फिर वो था। फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन, मेरा रेगुलर कॉलेज ही था, तो देयर वाज सम टाइम कि मेरा रिजल्ट आया, फिर मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी। हम्म। तो शायद 6 महीने का गैप था उसमें ही। तो वो तो मैंने टाइम पास में निकाल दिया ऐसे ही। फिर जब आर्टिकलशिप शुरू हुई फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी उसकी। ट्राई किया कि आर्टिकलशिप के अंदर ही सारा मतलब विद इन, जब तक मैं ऑफिस में हूँ तब तक सारा लेक्चर वेक्चर कंप्लीट हो जाए, सिलेबस पूरा कवर हो जाए, तो ताकि जो स्टडी लीव का पीरियड है 6 महीने का उसमें मैं सिर्फ रिवीजन करूँ, ऐसा कुछ नया ना पढ़ रहा हूँ, ताकि ठीक है। और मैंने इसी को एडयर किया। मेरा आर्टिकलशिप जब तक मैं था ऑफिस में तब तक मैंने सारा अपना सिलेबस खत्म कर लिया था, और स्टडी लीव के पीरियड में सिर्फ रिवीजन ही पेंडिंग था। ओके। और थोड़ा थोड़ा सो सा ये उतना ही था कि कहाँ से हुई आपकी आर्टिकलशिप, कौन सी फर्म से? केपीएमजी में कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स। ओके, कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपका आर्टिकलशिप हुआ। सो इज योर मैनेजर वाज कोऑपरेटिव, लाइक जब आप, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है बहुत बार ऐसा होता है कि भाई बिग फोर में आपका मैनेजर ढंग का होना चाहिए। अगर मैनेजर ढंग का है तो सब टाइम मिलेगा आपको। सो हाउ यू मैनेज योर स्टडी टाइम? स्टडी टाइम मतलब हमारे मैनेजर ठीक थे, मैं कहूंगा दे वर वेरी गुड, यू नो, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकलशिप, इन टर्म्स ऑफ गिविंग अस टाइम दे वर वेरी गुड। मतलब एक दो मेरी पूरी टर्म के अंदर शायद दो मैनेजर के अंदर मैंने काम किया है, दो तीन, एंड ऑल वर वेरी गुड। टाइम तो वो दे देते हैं, बट सिंस बिग फोर का नेचर ही ऐसा है कि वो कितना टाइम दे पाए वो बहुत ही डिपेंड करता है। मतलब ऑब्वियसली बहुत ग्रूलिंग होता है काम, मतलब बिजी सीजन के अराउंड है, और इनफैक्ट नॉर्मल के अराउंड भी बहुत ज्यादा आवर्स लगते हैं। ओके। बट फिर मैं भी एक दो घंटे, मतलब 3-4 घंटे तो एवरीडे में निकाल ही लेता था। वेरी गुड। अनिरुद्ध, हाउ वाज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस? Oh, so I did my articles from EY गुड़गांव in statutory audit domain, जो कि भी वैसे इनफेमस है अपने लॉन्ग आवर्स के लिए। एंड लाइक इफ आई टॉक, एक चीज कहते हैं ना लोग कि लक फैक्टर होता है आपका, कि यू हैव अ बिट ऑफ लक इन सीए फाइनल्स आपका। तो आई वुड से वो लक आपको आपकी टीम पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको टीम कैसी मिली है बिग फोर में। बिकॉज देर आर फ्यू टीम्स जिसमें मतलब उनका क्लाइंटेल ही ऐसा है कि उनको होल ऑफ द ईयर काम करना ही है। माइन वॉज कंपैरेटिवली मोर लेस वर्क बिकॉज हमारे पास एक इंटरनेशनल क्लाइंट भी था, तो वो थोड़ा ओवर द ईयर स्प्रेड हो जाता था। इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत ही पूरा साल चल रहा है। एंड एज ऋषभ सेट, टीम मेरी भी बहुत अच्छी थी। Like, if I take few names, Nikhil Somani, my senior manager, he was very, very supportive. मतलब he used to give us clients जिसमें आपको practical exposure थोड़ा बहुत मिल रहा है. And there were few, like two more colleagues who were like more of like figures who guided me over all in the journey of EY. Hina and Shrikant, like they were really supportive of everything I did. Like अगर मेरे को थोड़ा फिरकी लेकर जाना भी होता था, if I wanted to take a leave, so they like allowed me कि थोड़ा हाँ ठीक है कर सकते हो, you can do it. And I joined my articleship in April 23. Like I also had my regular college. So उसमें एनओसी का दिक्कत होता है, you cannot join before your like last month of your college. So I started my like CA final prep in, I think in June 23 only. Like 1-2 months I just tried to like understand how the work is going on and कितना टाइम मुझे मिलेगा. And I usually tried to do like a week plan, not
like a daily plan. I used to like focus on a week कि ये 3 chapters I have to do, and I used to divide it into like 2 portions. I used to do more of portion in the morning before going to office because you don't know when you'll come back. हम्म। And then I used to like do the leftover portion in the evening if I have time. And weekends पर तो वही सोना, class, सोना, repeat. So that was something that is like every Big Four article can relate to this. And I honestly know कि it's like very scary to get into Big Four specifically for your studies. But that's honestly a luck factor and something you'll need to understand as you go through. Like you'll understand in a year how you'll need to plan, how you need to communicate. Because if you communicate well, it's not like they will always force you to work. But yeah, it was like a pretty good experience for me. वाह, वेरी गुड। लेट्स दीक्षा, दीक्षा का मैं बताऊं, 3 साल पहले जब इंटरव्यू लिया था, जब नवंबर 2022 में दीक्षा ने एयर 1 लाई थी, तब ऐसे देख के लगा था कि यार ये बंदी तो बहुत पढ़ने वाली है करके, ठीक है, पूरा पढ़ती होगी। सो दीक्षा, अभी 2.5 साल का आर्टिकलशिप हो गया। हाउ आर्टिकलशिप चेंज योर लाइफ एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट आर्टिकलशिप? Okay, sir. Sir, I did my articleship from KPMG India for first 7 months. उसके बाद Deloitte में. So in both of these firms, I was in M&A tax. So you can say कि हम लोग DT के कुछ specific sections पे majorly काम करते थे, capital gains and buyback and everything. So ये सब transactions पे हमारा काम रहता है. The thing is, articleship का exposure has been good enough, excellent enough, I would say, because inter में I was extremely introvert. Because आपने foundation घर बैठ के किया है, inter घर बैठ के किया है, वहीं आप पहली बार I moved out of my home, और 12th COVID में चली गई थी. So there were the things that made me extremely introvert. So articleship का exposure of course grooming हुई है, मेरा nature थोड़ा change हुआ है, plus technical build हुए हैं. The thing is, of course, I would give the credit to my articleship for scoring 95 in tax. I did my articleship in tax, and I got 95 in DT only. Oh, very So, good. तो मेरा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है. माय टीम हैज बीन सपोर्टिव. जब काम होता था तब काम करवाते थे. आई वुड नॉट से कि दिल से कि हम कर लेंगे, आप मत करो. जब काम होता था काम कराते थे. बट हाँ, इन फॉर सम रीजन से मुझे अगर छुट्टी चाहिए होती थी, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए होता, दे वर सपोर्टिव इनफ. ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ले लो बट काम कर लेना. इनकेस ठीक है, अगर छुट्टी भी चाहिए, बिकॉज आई गॉट रैंक इन इंटर, तो मेरी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती थी. आई हैड टू गो फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ इधर सेमिनार्स एंड इवेंट्स में भी. दैट वाज वेरी यूजुअल. तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता था. दे यूज्ड टू गिव मी, सो दे वर सपोर्टिव आल्सो. सो इट वाज लाइक गिव एंड टेक वाला केस. सो अगर मैं उनके लिए स्ट्रेच कर रही हूँ, सो दे आल्सो यूज्ड टू गिव मी ऑल दोस फैसिलिटीज. हाँ, तो आर्टिकलशिप हैज बीन गुड. बस नेचर मेरा चेंज हुआ. दिस इज व्हाट आई फील. ट्रांजिशन आया है दीक्षा में. सो या, दैट वाज फेयर इनफ. वेरी गुड। नाउ ध्रुव भाई, कैसे मैनेज करता था सब चीजें, आर्टिकलशिप, पढ़ाई, कॉलेज, और उसके साथ साथ में जिम जाना? फिर आर्टिकलशिप तो मैंने जीटी से करी थी, स्टैट ऑडिट डोमेन में। अच्छा। तो बेसिकली मैं भी रेगुलर कॉलेज से था, हंसराज से। तो हम्म। जब तक कॉलेज खत्म नहीं होता तब तक आर्टिकलशिप स्टार्ट तो कर नहीं सकते थे। तो हम्म। वहां पे हमें लास्ट सेम मिल गया था 6 महीने चिल वगैरह करने के लिए। तो तब मैंने सबसे पूछा था कि बेसिकली सीए फाइनल की क्लासेस के लिए कितना टाइम चाहिए। तो सबने कहा था पहले 1 साल आर्टिकलशिप का एक्सपोजर ले लो, उसके बाद स्टार्ट करियो। बट हम्म। मेरे को स्टार्टिंग से था कि जिम वगैरह साथ करना है, तो मैं प्रोविजन लेके चला था। मेरी जिस दिन आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी, मैंने क्लासेस उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी। तो मैं डेली फिक्स था कि बस सुबह एक लेक्चर देख के जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना पीक पीरियड हो, चाहे कुछ भी हो। हम्म। तो सुबह ऑफिस से पहले एक 3 घंटे का लेक्चर देख के जाता था। हम्म। एंड टीम में जो मैनेजर हमारे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे। मतलब जैसे ऑडिट के अंदर स्ट्रेच वगैरह हो जाते कई बार, तो वो आगे हमें कंपनसेट कर देते थे। जैसे जिस दिन स्ट्रेच हुआ तो अगले दिन थोड़ा लाइट वर्किंग आवर्स दे दिए। एंड इवन ऑडिट और एफआर के लिए तो हमें एक एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे पूरा क्लाइंट हो गया, लिस्टेड क्लाइंट्स में उस टाइम तो टाइम मिलता नहीं। जैसे हम्म। आर्काइवल हुआ उसके बाद हमारी अलग से एक दिन सेशन होता था प्रैक्टिकल एक्सपोजर समझाने के लिए कि इस क्लाइंट पे ये वाला इंडेक्स कैसे लगा। या फिर जैसे फाइल में आर्काइवल वगैरह करते हैं, वॉयजर होता है, तो हम्म। उसके अंदर एक एक लाइन की रेलिवेंस की, इसमें से 315 की क्या रेलिवेंस है, ये वाली लाइन कहाँ पे आती है। तो उन्होंने हमें एक एक चीज डिटेल में काफी समझाई और काफी कॉपरेट करके वो किया था। वाओ, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट पार्ट इज, जैसे ही आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई, अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन के लिए लीव स्टार्ट हो रही है। सो
कितने सब्जेक्ट का क्लासेस अगर आपका कंप्लीट हो गया था बिफोर दैट स्टडी लीव, एंड जब स्टडी लीव में थे तो आपका डे रहता कैसे था? मतलब हाउ यू यूटिलाइज दैट 24 आवर्स, क्या करते थे, कैसे करते थे? बिकॉज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो रैंक लाता है उसको 18 आवर्स, 19 आवर्स, 20 आवर्स पढ़ना पड़ता है, जिसको मैं मानता हूँ नहीं यार, दिन में अगर 10-12 घंटे, 15 घंटे भी ढंग से पढ़ लिया जाए तो काम बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द दीक्षा। दीक्षा, आर्टिकलशिप के बाद की जर्नी कैसी रही और कैसे आपका डे रहता था? सर आर्टिकलशिप के बाद मुझे 5.5 मंथ्स की लीव मिली थी। प्लस बिग फोर में ये चीज अच्छी है कि आपको अपनी लीव्स के लिए हसल नहीं करना पड़ता है। इफ देयर इज अ पॉलिसी ऑफ डेडिकेटेड 5.5 मंथ्स, आपको मिल जाएगी इजीली। सो मुझे मिली। और प्रिविलेज एक तरीके से मैं इस चीज को बोलूंगी कि मैंने अपने क्लासेस शेड्यूल के लिए नवंबर के हिसाब से, कि मेरे नवंबर में अटेम्प्ट है, वो नवंबर जनवरी हो गया। सो राइट। मेरी बिकॉज ऑफ दैट नवंबर वाली प्लानिंग मेरी क्लासेस हो चुकी थी स्टडी लीव से पहले। इनकेस अगर नवंबर में पेपर होता शायद मेरे कुछ लेक्चर्स पेंडिंग होते। तो लेक्चर्स हो गए स्टडी लीव से पहले। देन स्टडी लीव्स में सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई 14 घंटे पढ़ाई नहीं की है, मैंने 10 से 11 घंटे पढ़ाई की है। क्योंकि 5.5 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर सीए फाइनल्स। प्लस अब तो लॉ और कॉस्ट भी नहीं है, सो आईबीएस के लिए है, बट उतना आपको याद नहीं करना है। तो 5 सब्जेक्ट 5 महीनों में बहुत इजीली टैकल हो जाते हैं इन 10-11 आवर्स। सर एक चीज जो मैंने अलग की थी दैट वाज लाइक कि मैं हर महीने में 2 दिन एकदम ऑफ रखती थी, consecutive days. For example, taking the month of August, so my 25th or 26th को I'm taking the off. I used to do everything or the things which I like. For example, shopping पे जाना है, for example. Sir, one second. हाँ। सो सर अगर मेरा ऑफ रहता था तो उसमें जो चीज मुझे पसंद है मैं वो करती थी। शॉपिंग पे चले गए, फ्रेंड से बातें कर ली। उन 2 दिनों में आई नेवर टच द बुक्स, आई नेवर लुक एट द बुक्स। सो हाँ, वो एनर्जाइजर्स होते थे बीच में, वो चाहिए भी होते थे, बिकॉज आप 30 डेज 31 डेज आप कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ सकते हो। तो मेरा ऐसे होता था 10-11 घंटे पढ़ना और बाकी 13-14 आवर्स रिलैक्स। इवन इनफैक्ट माई मॉम एंड माई सिस्टर यूज्ड टू फील लाइक कि फाइनेंस में तो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रही है इंटर की तरह। सो उनका क्योंकि इंटर में आई वाज लाइक 14 आवर्स इन अ डे और यहाँ पे 10-11 आवर्स, उनको लगा था फाइनेंस में कम कैसे हो गया। तो हाँ ये चीज थी। वेरी गुड। सो लाइक जैसे पूरे दिन में मॉर्निंग में तुम मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करती थी या इवनिंग में, या कैसे? ऐसे फिक्स शेड्यूल रहता था या फिर अप रैंडम कभी मॉर्निंग पढ़ लिया, इवनिंग पढ़ लिया, कैसे रहता था? नहीं सर ऐसे नहीं होता था। आई यूज्ड टू स्टार्ट एट 9 हम्म। 9 AM और वो 9 से 8-9 PM हो जाता था। सो दैट वाज मेजरली डे टाइम। ऐसे नाइट में मैंने नहीं किया इस बार। इंटर में करती थी, इंटर में आई वाज अ नाइट पर्सन। हम्म। अब नहीं। वेरी गुड। ऋषभ, कैसा था अपना स्टडी टाइम एंड कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और साथ साथ में कैसा रहता था पूरा डे? आर्टिकलशिप में तो इतना कुछ था नहीं, 3-4 घंटे निकल जाते थे, तब जितना टाइम मिल रहा है वही लग्जरी है टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो। हम्म। मैंने बताया कि आर्टिकलशिप जब तक ऑफिस चल रहा था तब तक तो मैंने अपने सारे लेक्चर वेक्चर सब खत्म कर लिए। इनफैक्ट आपकी क्लासेस भी मैंने अपनी स्टडी लीव से पहले ही खत्म कर ली थी, आपने जब पूछा था। मैं यस सोच रहा यस था एग्जैक्टली। हाँ। मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मैंने शायद आपका भी एक बैच पहले का ही ले रखा था। मैंने सोचा अमेंडमेंट से कवर कर लेंगे, इतना थोड़े ना, अपना तो वैसे भी डीटी में काम करते हैं तो हो ही राइट। जाएगा, इतना तो कवर कर ही पाएंगे। हम्म। तो जैसे स्टडी लीव शुरू हुई, 6 महीने की मिली थी हमारे में ना, कॉम्प ऑफ का सिस्टम होता है, जितना एक्सेस टाइम आपने लगाया आपको बाद में मिल जाता है। तो राइट। मैंने वो सारा अवेल कर दिया। हम्म। तो फिर ड्यूरिंग 6 मंथ्स मेरा सारा रिवीजन का ही था। एंड दीक्षा की तरह नहीं, मेरा तो एवरेज 12-14 घंटा निकल ही गया मेरा तो उतना तो मेरे को लग ही रहा था कि मेरे को तो दिख रहा है। एंड मेरा तो ऐसे ही कुछ भी टाइम चल रहा था, रात को हो जाए रात चला जाए, सुबह हो जाए सुबह चले जाए, अपना टारगेट जितना होता था ना वो हमेशा 12-14 घंटे का बनता ही था कि आज इतने में ही कवर हो पा रहा है। हम्म। तो उतना उतना चलता रहता था। पूरे 6 महीने ऐसे ही चला है, 1-2 दिन होंगे जहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस एकदम बर्नआउट हो गया तो सो गए। बाकी मोस्ट ऑफ द डेज 12-14 घंटा चल ही रहा था। वेरी गुड। ध्रुव, कैसा रहता था लास्ट के 6 महीने? पर अपनी स्टडी लीव से पहले क्लासेस तो सारी खत्म कर ली थी। हम्म। तो स्टडी लीव अगर क्लासेस में मतलब आर्टिकलशिप में याद है तो डाल दी थी कि सुबह जल्दी उठना ही उठना है। तो स्टडी लीव में मेरा बेसिकली फिक्स था, जो भी 5.5 महीने का हमें टाइम मिला था, तो मैं उसके अंदर बेसिकली 3:45 उठता था, सुबह 4 बजे किसी भी हाल में पढ़ने बैठना है। मैं नॉर्मली पहले 5 महीने 10 से 12 घंटे पढ़ा था। लास्ट वाले 1 महीने थोड़ा स्ट्रेच हो गया था और लंबा, जिसके अंदर मैं मतलब तीन 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 स्लॉट्स में बांट दिया था मैंने पूरे दिन को, 4-4 घंटे के 3 स्लॉट्स में पढ़ता था।
एंड हर उस स्लॉट के बीच में 1.5 घंटे का ब्रेक लेता था। 1-1.5 घंटे के ब्रेक में जिम चला गया, किसी में वॉक वगैरह पे चला गया, कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखता था। और हम्म। रात को सोने से पहले 1 घंटा कुछ भी यूट्यूब वगैरह फन अपने लिए उसके लिए अलग से रिजर्व करके रखता था। तो पूरा वो फिक्स किया था। एंड हर 11 से 12 दिन के अंदर एक दिन मॉक देता था। तो जो मॉक वाला डे होता था, उस दिन सिर्फ सुबह मॉक टेस्ट दे दिया 3 घंटे, बाकी दिन पूरा चिल करने के लिए, रिलैक्स जो करना है। तो उससे थोड़ा रीस्टार्ट हो जाता था। वेरी गुड। लेकिन जैसा तुम बोल रहे हो कि तुम लास्ट के 6 महीने भी वर्कआउट कंटिन्यू करते थे। सर लास्ट मंथ में छोड़ा था बस, हाँ, वरना बिकॉज किया कैसा था। होता है ना, अगर आप मान लो कोई वेट ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए और हाँ जी। उसके लिए आपको नींद भी ज्यादा चाहिए एंड ऑल। सो कैसे रहता था, हाउ यू मैनेज दैट? सर वो ना स्टार्टिंग वाले इनिशियल फेज में होता है। मैंने जैसे वर्कआउट करना स्टार्ट किया था कोविड वाले टाइम पे, टेरेस पे वर्कआउट स्टार्ट किया था, तब से बॉडी को आदत हो गई थी। तो उल्टा फिर जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता था उस दिन मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि बॉडी थकी नहीं थी। तो अच्छा। वो आदत हो गई थी कि डेली इतने स्टेप्स हिट करने हैं, 1 घंटा वर्कआउट करना है। हम्म। तो इवन मेरा डिसिप्लिन भी वहीं से बिल्ड हुआ था। मतलब मेरे को, मैं पूरे अपने 5.5 मंथ्स में डेली आराम से पहले अपने आप उठ जाता था 3:45 पे, क्योंकि आदत थी। तो हम्म। उसने मेरे को ज्यादा हेल्प किया डिसिप्लिन बिल्ड करने में। वाओ, वेरी गुड। अनिरुद्ध। यस सर, तो मेरा तो एज सबने कहा कि क्लासेस तो हो गया था हम्म। कंप्लीट। एंड लास्ट आई थिंक लास्ट डीटी था जो मेरा लास्ट कंप्लीट हुआ था। जस्ट 1 मंथ्स बिफोर एग्जाम कंप्लीट हुआ था डीटी मेरा। एंड मैं तो हमेशा से नाइट पर्सन रहा हूँ। मैं इंटरमीडिएट में भी नाइट पर्सन रहा हूँ, और मतलब मैं तो मेजर वाला नाइट पर्सन हूँ कि घर वालों को पता नहीं लगता था कि ये अभी सोकर उठा है या सोने जा रहा हम्म। है। क्योंकि इंटरमीडिएट में भी आई यूज टू वेक अप एट 6-7, मतलब आई यूज टू स्लीप एट 6-7। हम्म। तो पूरा रात पढ़ने का था। एंड फाइनल्स में भी जब स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करते ही वो पुश नहीं आया था। स्टार्ट करते ही यूज टू स्लीप एट अराउंड 3-4, एंड 9-10 के अराउंड में उठ जाता था। आज मैंने आज सच कभी मैप नहीं करे ऑनेस्टली, बिकॉज वो मेरे को लगता था कि जब मेरा अब हो गया है कि अब मेरे से और नहीं पढ़ा जा रहा, तो आई यूज टू गेट अप, थोड़ा सा वॉक कर लिया एंड बाहर थोड़ा घूम लिए। और बर्नआउट के लिए तो यूजली मैं क्या करता था कि बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो रहा था तो मैं रिवीजन लेक्चर लगा देता था कि रिवीजन लेक्चर लगाकर इसको देख लो, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा, हम्म। तो लेट्स वॉच कि बाद में कल गिल्ट ना हो। एंड मेरा ये है कि इफ़ आई यूज टू टेक अ ब्रेक एक दिन का तो मेरा फ्लो खराब हो जाता था। तो मैं तो फ्लो ही नहीं खराब करता था। एक बार फ्लो खराब हुआ था प्लीज में, तो मैंने उसके बाद सोचा कि अब अगर बर्नआउट होगा तो आई यूज टू वॉच रिवीजन लेक्चर्स। एंड यूजुअल डे यही रहता था कि आई यूज टू वेक अप एट 9-10। आई यूज टू मतलब स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़ा पुश करने के लिए। एंड उसके बाद आई यूज टू डू ऑडिट एवरी डे, बिकॉज सबसे ज़्यादा मेरे को डर ऑनेस्टली ऑडिट से ही लग रहा था, पता नहीं क्यों। और आफ्टर दैट आई यूज टू लाइक टेक ब्रेक्स दिन में बहुत ज़्यादा, लाइक 1 आवर ले लिया, कभी सो गए, दिन में सो गए, एंड कुछ खेलने चले गए, थोड़ा सा बाहर वॉक कर लिया थोड़ा सा बाहर, एंड रात को सो गए। एंड रात को लाइक आई हैड अ वेरी स्मॉल ग्रुप, 2 लोग थे उसमें, उद्देश्य एंड हिमांशी। एंड हम्म। उद्देश्य का भी ए आर 36 आया, हम्म। एंड ही ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम यू ओनली। तो हम तीन बस रात को एक बार डिस्कस कर लेते थे कि हाँ भाई आज का हो गया, आज का कुछ रहता है तो बता लिया। कुछ स्टूपिड क्वेरीज आ रही हैं जो हमें लगता है कि नहीं पूछ सकते किसी टीचर से, बहुत खराब लगेगा पूछना अब, तो वो हम आपस में डिस्कस करके कर लेते थे। एंड कोई क्वेरीज जो बहुत ही खराब लगती थी, जो मेरे को लगता था मैं इनसे भी नहीं पूछ पाऊंगा, वो मैं चैट जीपीटी से पूछता था। और फिर वो मेरे को और कंफ्यूज कर देता था कि ऐसा है वैसा है। टैक्स का तो जब भी मैंने पूछा उसने तो नहीं टैक्स एक्ट बना दिया था, तो हाँ। उसका तो मैंने रेफर नहीं करा बहुत ज़्यादा। हम्म। बट या मतलब इन द लास्ट मंथ आई वुड से कि पुश हो गया था, 14-15 आवर्स हो गया था। बट यूजली इफ आई टेक एवरेज तो 10-11 आवर्स बनता था डेली। हम्म। उसमें इफेक्टिव आई वुड से कि 7-8 आवर्स ही हो पाता था, बिकॉज उसके अलावा यू आर ट्राइंग टू स्टडी, वी आर नॉट ग्रास्पिंग एनीथिंग। सो वो तो होता ही है। एंड 2-3 महीने बाद तो आई यूज टू गेट वेरी बर्नआउट कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। हम्म। And for mocks, I used to give mock after every revision. So I राइट। gave 4 mocks. So I gave mock after every revision. जैसे फर्स्ट रिविजन में साथ के साथ ही मॉक दे दिया, 2 दिन पढ़ा उसको दोबारा से पूरा, एंड आई यूज टू गिव मॉक्स। सो वैसे मॉक्स देता था। एंड फाइनली जब एग्जाम से 1 मंथ पहले था तो एक मॉक और दे दिया था, जस्ट टू चेक कि हाँ थोड़ा बहुत रिटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। वाओ, वेरी गुड। So, like, let's comes to the subject that is paper number 4 of CA final, direct tax and international taxation. अपने आप में पेपर बहुत ही वास्ट है करके।
बिकॉज हम लोग ऐसा बोलते थे पहले के सेकेंड ग्रुप में एक पेपर डीटी है वो इधर एक साइड ले लो और उधर पूरा फर्स्ट ग्रुप ले लो, इतना मतलब बड़ा पेपर है। बिकॉज डीटी में जब आप देखते हो स्टार्ट करते हो तो यू स्टार्ट विद द बेसिक्स, उसके बाद कैपिटल गेन इतना वास्ट है, पीजीबीपी है, आगे जाते जाते टैक्स ऑडिट भी आ जाता है, ब्लैक मनी भी आ जाता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, कभी कभी इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन भी। और डीटी में क्वेश्चन हर बार नया आता है, मतलब एज इट इज आपको सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नया मिलेगा। सबसे पहली चीज तो ये मेरा प्रिविलेज है कि आप लोगों ने मेरे से पढ़ाई की करके, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे बट आपने मेरे से पढ़ाई की, तो इट इज माई प्रिविलेज, या आई फील प्रिविलेज। सबसे पहले स्टार्ट विद द दीक्षा, कि दीक्षा यार 95 मार्क्स लाया डीटी में। और डीटी में 95 मार्क्स मेरे हिसाब से आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रहेगा, बिकॉज मैंने तो मेरे करियर में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 2012 से लेकर आज 2026 आ गया, मैंने किसी का 95 डायरेक्ट टेक्स्ट में नहीं देखा। तो दीक्षा, हाउ वाज योर स्ट्रेटेजी अबाउट द डीटी, और पेपर नंबर 4 को कैसे मैनेज किया? जैसे अपना कॉम्पैक्ट है, कंपाइलर है, वो तो आपने देखा ही होगा, उसके साथ साथ में क्या आईसीआई का मॉड्यूल आपने रेफर किया नहीं किया? सो हाउ वाज योर स्ट्रेटेजी अबाउट डीटी, आराम से बताओ उसको। ओके सर। सर डीटी ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बोथ इन इंटर्स एंड फाइनल्स, आर्टिकलशिप प्लस टैक्स में हुई। द थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर इज कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका मटेरियल, आप कौन सा मटेरियल रेफर कर रहे हो। आई वॉज ऑलरेडी रिलायंट ऑन योर कॉम्पैक्ट बुक, मैंने तो नहीं देखा इसे मैथ। हम्म। मैंने इनफैक्ट दोनों ही टैक्स में मैंने फैकल्टीज की बुक ही रेफर किया है, क्योंकि हम्म। आप नहीं कर सकते हो टैक्स, इतना बड़ा सब्जेक्ट एट द लास्ट डे आप पूरा इसे मैथ देखो। सो बुक्स के मामले में तो मैंने कॉम्पैक्ट पे रिलाई किया। इनिशियली आई डिड दैट कंपाइलर आल्सो, मैंने क्वेश्चन बैंक पूरा किया, लेकिन हम्म। वो एक ही बार किया। सेकंड टाइम मैंने सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जो मैंने फर्स्ट टाइम गलत किए, अच्छा। जो मुझसे हो नहीं पाए। तो हाँ, कंपाइलर को आपको लास्ट डे पे मैंने कंपाइलर लास्ट डे पे रेफर नहीं किया, कॉम्पैक्ट आई वाज रेफरिंग। और जो इंटर वाले टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल कैप गेन्स, पीजीबीपी, उन पे मेरा आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एज, क्योंकि वो राइट। इंटर में रिपीट हुए हुए थे, तो वो समझ में भी आ रहे थे मुझे। यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग पार्ट वाज दैट मॉड्यूल 2 असेसमेंट। अच्छा। इतनी टाइमलाइन सर, इतना सब कुछ, तो असेसमेंट पे तो जो मैंने अपने आप को आई डिवोटेड, आई डोंट नो कि डीटी में सबसे ज्यादा मेरा मेजर फ्रैक्शन ऑफ टाइम मेरा असेसमेंट मॉड्यूल 2 पे जा रहा था। मॉड्यूल 1 वाज लाइक कि हो जाएगा हो जाएगा। तो जो असेसमेंट ने मेरे एफर्ट्स लिया, आई कांट टेल यू, कहीं पे 6 मंथ्स है, कहीं पे 180 डेज, कहीं पे एंड ऑफ द मंथ है, तो कहीं एंड ऑफ द एंड मंथ नहीं है। एंड ऑफ द सो क्वार्टर और डाल दिया, अब तो बहुत सारी जगह उन्होंने एंड ऑफ हम्म। क्वार्टर डाल दिया करके, ठीक है। यस, और जो अभी वाला फाइनेंस एक्ट आया उसमें तो क्या क्या ही अमेंडमेंट्स आ गई हैं असेसमेंट एंड पेनल्टीज में। राइट। तो उसमें मॉड्यूल 2 में मेरे एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे, तो उसके लिए मैंने आई थिंक कंपाइलर मैंने थर्ड टाइम भी देखा था, असेसमेंट के लिए मैंने देखा। देन हाँ, समहाउ आई टैकल्ड बहुत सारी चीजें जो ऑफिस में प्रैक्टिकली देखी हुई थी, वो रिलेट हो पा रही थी, मजे भी आ रहे थे, ठीक है। तो डीटी मेरा सॉफ्ट एज था फॉर मी, मेरे लिए आईडीटी कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज आर्टिकलशिप की वजह से। देन पेपर आया, पेपर वाज लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी बिकॉज प्रीवियस अटेम्प्ट से और प्रीवियस पेपर से थोड़ा सा हमारा लेवल अप था। लेवल अप। तो पेपर में मुझे डीटी और आईपीएस में सबसे ज्यादा डर लग रहा था रिजल्ट्स के टाइम पे, डीटी और आईपीएस में बचा लेना भगवान, बाकी सब संभल जाएगा। तो वो वाली फीलिंग थी। बट हाँ, डीटी में सबसे हाईएस्ट आए हैं सर, 95 सबसे हाईएस्ट। तो अनप्रिडिक्टेबल, सीरियसली, मतलब इतना नहीं सोचा था कि 95 आ जाएंगे, बट हाँ, हम्म। वो मैं अब अपनी कॉपीज मंगवाऊंगी तो मैं देखूंगी कि मैंने सच में सब कुछ सच ठीक कहीं किया है। कहीं दो बार तो नहीं जोड़ दिए कहीं पे किसी क्वेश्चन में, कि भाई दो बार ना जोड़ दियो। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है दीक्षा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और ये जो माइंड भगवान ने आपको दिया है, आपकी जो मेहनत है उसकी वजह से यू आर स्कोरिंग दैट मार्क्स करके, इसमें दो बच्चे पास हो जाते 95 में करके, ठीक है। सर बट इनफैक्ट मेरे नेशनल हेड ने, हमारे जो डिलॉयट के नेशनल हेड ने टैक्स में, उन्होंने भी मेल ड्राफ्ट किया, बहुत अच्छा बड़ा मेल ड्राफ्ट किया मेरे लिए। और उसमें भी यही लिखा कि 95 तो शायद हम लोग 2 पेपर्स में लेकर आते हैं क्यूमुलेटिवली। और उन्होंने स्पेसिफिक टैक्स को मेंशन किया। ग्रेटफुल मोमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। सो लास्ट वन डे बिफोर आपसे मैनेज हो गया था रिवाइज करना पूरा टेक्स्ट? यस सर, क्योंकि मैंने असेसमेंट को इतनी बार कर लिया था, तो फिर मेरे लिए मॉड्यूल 2 छोटा हो चुका था, और मॉड्यूल 1 तो इजी था ही, तो हो गया था मुझसे तो। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, तो इनके बैच में हमने डीटी के दो मॉड्यूल दिए थे, मॉड्यूल 1 में प्रैक्टिकल वाला था, और मॉड्यूल 2 में जो है वो टीडीएस के बाद वाले जो टॉपिक है थियरी राइट। वाले, वो मॉड्यूल 2 में इंटरनेशनल टैक्सेशन मॉड्यूल 2 में डाला था। तो उस टाइम पे दो मॉड्यूल आते थे, नाउ कॉम्पैक्ट का एक ही मॉड्यूल आता है। अनिरुद्ध, हाउ वाज योर स्ट्रेटेजी अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर 4? तो सर आफ्टर ऑडिट अगर मेरे को किसी एग्जाम से डर लग रहा था, सो दैट वाज डायरेक्ट टैक्स ओनली।
हम्म। एंड माई फादर से सीए, तो वो डायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, तो घर पे इतना यूज होता है डायरेक्ट टैक्स का टर्मिनोलॉजी कि मैं थक गया था ऑनेस्टली, मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का डायरेक्ट टैक्स। हम्म। एंड इंटरमीडिएट में भी मैंने आपसे ही पढ़ा था, हम्म। एंड इंटरमीडिएट में भी मेरे को डर लगता था, तो मेरे को पता था फाइनल में इफ आई हैव टू वर्क ऑन सम सब्जेक्ट्स तो वो डायरेक्ट टैक्स तो होगा ही। हम्म। तो डायरेक्ट टैक्स में मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत ही बार पढ़ा, मेरे को पता भी नहीं है कितनी बार पढ़ा है। हम्म। अगर आई यूज टू गेट बोर्ड विद एनीथिंग तो मैं मॉड्यूल 1 उठा लेता था कि हम्म। कैपिटल गेन देख लिया, पीजीबीपी देख लिया, पीजीबी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मास्टर सम सॉल्व कर लिया। हम्म। तो आई यूज टू डू दैट, एंड मॉड्यूल में मैंने सिर्फ आई सॉ क्वेश्चंस पीछे वाले, हम्म। जस्ट टू खुद को करने के लिए कि हाँ आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। हम्म। इट्स नॉट कि मेरे को कुछ अलग मिला ऑनेस्टली, कंपाइलर और मॉड्यूल में एज सच वाज नॉट कि कुछ अलग मिलेगा। हम्म। एंड मैंने एक बार के बाद उठाई भी नहीं थी मॉड्यूल, आई जस्ट लुक्ड एट क्वेश्चंस एक बार ऊपर ऊपर से, हाँ ठीक है दिस इज ऑल ओके। एंड रिवीजन के लिए आई ओनली रेफर्ड आपका कंपाइलर एंड द कॉम्पैक्ट। और एज दीक्षा ऑल्सो सेड कि असेसमेंट प्रोसीजर में तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कितना बड़ा चैप्टर है। एक बार के लिए तो मैं सोच रहा था कि यार ऑप्शनल में क्वेश्चन आएगा, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन 6 कर लेंगे, इतना भी असेसमेंट में क्यों घुसना है। हम्म। एंड इवन देन आई डिड असेसमेंट, एंड असेसमेंट के साथ एक चैप्टर था पेनल्टीज। पेनल्टीज में भी मेरे को इतना होता था ना कि यार इतने टाइमलाइन क्यों दे रखा है, इतना पेनल्टी क्यों दे रखा है, इतना तो क्वेश्चन आता भी नहीं है, हम्म। 4-5 पेनल्टी कर लेते हैं। बट इवन देन वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता ना कि इफ यू गो 4-5 पेनल्टी देख कर, तो वो आपको लगता रहता है कि कुछ आपने मिस आउट कर दिया होगा, यही क्वेश्चन आएगा, यही एमसीक्यू डालेगा, बिकॉज एमसीक्यू में तो कहीं से भी कुछ भी डाल सकते हो। सो आई यूज टू डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार कवरेज के लिए मैंने विवित्सु भी रेफर करी थी हम्म। फॉर डायरेक्ट टैक्स, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए करी थी वो तो एक्चुअली में, बट वो भी एक बार रेफर करी थी। एंड मेरा ये था कि मैंने हर रिवीजन में, सेकंड रिवीजन तक तो एटलीस्ट हर क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम्म। एवरी क्वेश्चन। हम्म। थर्ड और फोर्थ रिवीजन में मैंने एज सच सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, जस्ट मार्क्ड क्वेश्चन। एंड जो डे बिफोर था उसमें तो आपने लिस्ट भेजा था एक कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उसमें अगर मेरा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस आउट था जो मेरे को लग रहा है मेरे को नहीं हो पा रहा, तो मैं वो कर लेता था बस उसके साथ। एंड मेरा भी 1 डे बिफोर हो गया था ऐसे जैसे करके कंप्लीट, बिकॉज वो 1.5 डेज में, जैसे मैंने आपका वीडियो देखा था, आधे सबसे पहले आपका वीडियो देखा था कि कैसे करना है। पहले तो वही जो टॉपिक्स आपने बोले थे सारे वही करे थे। एंड ऑनेस्टली आई यूज टू लाइक ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। बट दैट वाज समथिंग कि वो चैप्टर मेरे को बहुत पसंद था, तो मैंने मॉडल 2 से उठाने से पहले सबसे पहले ब्लैक मनी ही करा था, पता नहीं क्यों। एंड असेसमेंट प्रोसीजर मैंने सबसे एंड में करा था कि इसको मैं एंड पर रखूंगा, लेट्स कवर पहले एनआर टैक्सेशन वगैरह। एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑनेस्टली मेरे को क्लासेस के बाद बहुत आसान लगा था मेरे को। एनआर टैक्सेशन में मेरे को कभी भी समझ नहीं आता था कि इतनी क्वेरी आ क्यों रही है। अगर एफआईआई का क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, मतलब हो जाता है वो तो सीधा सा। तो आई वुड से कि 1.5 डेज में इट्स जस्ट दैट कि यू हैव अ स्ट्रैटेजी अगर पहले से, तो ही आपका पूरा हो पाएगा। इफ़ यू गो विद द फ्लो कि हम ऐसे ही करते रहेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर दैट मच सिलेबस। you'll have to like skim through few topics, आपको ऊपर ऊपर से देखना पड़ेगा। so that is something that helped me a lot honestly। Wow. So how much you score in the DT? 78। 78 marks. Very good. ऋषभ, क्या यस सर। स्ट्रेटेजी था? अरे स्ट्रैटेजी क्या, मैं तो बता, टू बी ऑनेस्ट मैं डीटी में ही काम कर रहा था, तो जैसे अनिरुद्ध और दीक्षा ने बोला उनको काफी असेसमेंट हिमंगस लगा। मैं सोचा मेरे को तो पूरा डीटी इतना हिमंगस लगा ही नहीं, मैंने तो 1 साल असेसमेंट में ही काम किया था। तो जो भी मैं रीड कर रहा था मैंने कहा हाँ ये तो देख रखा है आपने, ठीक है आगे बढ़ो। ट्रू। तो इतना मेरे को हिमंगस लगा ही नहीं वो फिर। बाकी सॉल्विंग के प्रैक्टिस से, मतलब आपका जो कंपाइलर था जो क्वेश्चन वाला था उसको तो शायद मैंने 2 टाइम्स फुल किया था और एक बार सिलेक्टिव किया था, और लास्ट डे पे उसको फिर मैंने रेफर नहीं किया। बाकी जो कॉम्पैक्ट था उसको शायद मैंने 3 या 4 बार रीड किया था, मतलब इन माय प्रिपरेटरी लीव। सो लास्ट डे पे भी मैंने ना एक बार आई रीडिंग कर ली थी हर एक टॉपिक की, मतलब पेपर में ना कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक आए थे टाइप सी की जो आते नहीं है, सिंस मैंने पूरा रीड कर रखा था तो एक दो वहां के क्वेश्चन मेरे को आते थे, जैसे ब्लैक मनी की कोई पेनल्टी वेनल्टी थी और लास्ट डे पे हाँ। मैंने बस देख रखी थी, मैंने कहा लिख दो ये तो सब कुछ। अब हम्म। मैं पेनल्टी मतलब 4-5 ही देख के गया था, मुझे जो लगा था जो आएंगी वही आएंगी और वही आई थी, तो मैंने इतना कुछ फ्रेट नहीं किया। इनफैक्ट मुझे इतना डर ही नहीं लग रहा था, मेरे को डर तो ऑडिट का था। मैंने कहा ये तो हो जाएगा, तब भी ये तो इसमें तो काम कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा। राइट। ध्रुव। सर मैंने आईसीआई का मॉड्यूल तो देखा ही नहीं था, वो तो बस आईबीएस के लिए साथ में लेके गए थे, वरना साइड में ही पढ़े थे पूरा टाइम। मैंने आपकी कॉम्पैक्ट से रेफर किया था चारों रिवीजन में। हम्म। पहली रिवीजन में कंपाइलर पूरी की थी, हम्म। फिर सेकंड के अंदर जो आपने पिछले अटेम्प्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी वो की थी।
फिर उस हम्म रिवीजन के बाद मैंने एक अलग से रजिस्टर बना लिया था जिसके अंदर मैंने हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए थे कि मेरे को सिर्फ ये पॉइंट पे ध्यान देना है। तो मैंने हम्म आखिरी दोनों रिवीजन के अंदर उन्हीं को रेफर किया था। और लास्ट डे रिवीजन के लिए मतलब मैं ना हर रिवीजन के बाद बेसिकली हर चैप्टर के आगे टाइम लिखता था कि मेरे को कितना लग रहा है, और अगली रिवीजन में उसको 75% पे लाता था। तो बिल्कुल लास्ट डे के लिए मेरे पास एक फिक्स टाइम था कि मेरे को पता था इस चैप्टर में मेरे को 1.5 घंटा ही लगना है, तो मैंने उस हिसाब से प्रॉपर प्लान किया था और 1.5 ही लग रहा था वो। हम्म। उस बेसिस पे गया था। बाकी सेकंड ग्रुप के अंदर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट डीटी था। इवन जो मैंने चारों मॉक दिए थे उसके अंदर मेरे सबसे हाईएस्ट डीटी में आए थे, हर एक में 85 प्लस जा रहे थे, बस फाइनल वाले अटेम्प्ट में 73 पे रुक गया, पता नहीं कहाँ गलत हुआ। बट पसंद था काफी सब्जेक्ट। इंटर में भी जीएसटी नहीं पसंद आया था कभी, डीटी ज्यादा पसंद था। वेरी गुड। सो ध्रुव, यू स्कोर 73 मार्क्स इन द डीटी, राइट? हाँ जी सर। एंड ऋषभ, तुम्हारा डीटी का स्कोर कितना था? 81। 81 इन द डीटी, वेरी गुड। अभी भी दीक्षा नंबर वन पे है करके, ठीक है, डीटी में 95 बोलेगे, ये इंडिया में सर नंबर वन पे हूँ मैं, वो तो 95। अनबीटेबल स्कोर हो गया सर, वो 95 तो तो फिर। अनबीटेबल, बिकॉज ये पेपर ऐसा है ना कि जिसमें थ्योरी है, आपको थ्योरी लिखना है, इट हाँ इज नॉट जी। 100% प्रैक्टिकल पेपर जैसा एएफएम में वगैरह 95 इज लोगों के आते हैं, बिकॉज वहाँ आप कंप्यूटेशन है, उसमें कहीं मार्क्स कटते नहीं है। बट व्हेन इट्स कम्स टू द डायरेक्ट टेक्स्ट जैसा पेपर जहाँ पे लॉ है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कट सकते हैं, बट 95 तो एकदम ही अलग ही लीग के। 5 नंबर तो सर कंपलसरी क्वेश्चन में कट जाते हैं, वहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता हाँ, है। वही कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है, एक आधा एडजस्टमेंट तो गलत हो ही जाता है। और हर हाँ पेपर में जी। क्या होता है ना, सब एडजस्टमेंट पुराने वाले नहीं आते, कुछ हम्म। एडजस्टमेंट पुराने वाले आएंगे, कुछ एडजस्टमेंट नए आएंगे, और वहां पे तकलीफ आती है। इस बार में मुझे ये लगा तुम आप सब लोग इसका आंसर करोगे आईबीएस को लेके, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर यार ना आईबीएस को कैसे मैनेज करें, समझ में ही नहीं आता। बिकॉज कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई चलो 5 पेपर आपने कर लिए, आपने एसपीएम वगैरह, बट एसपीएम आपने कैसे दिया था वो अपने को पता है करके, ठीक है, उसका कितना याद रहता है अपने को पता है, वहां पे जो अपने को जो मिला था उसके हिसाब से एसपीएम अपन ने क्लियर कर लिया। उसके बाद आईबीएस की बारी आती है। एक तो हम भी इंस्टीट्यूट को ये बहुत बार बोल रहे हैं कि भाई आईबीएस पेपर को हटा दो, या उसमें लाइक इतना सारा वो इतना बुक्स भर के लेके जाते हैं, वो इतना अच्छा भी नहीं लगता है करके, ठीक है, कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं या कहीं पे घूमने जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है करके। लोग बड़े बड़े 2 सूटकेस भर के जाते हैं बैग के, और उसके बाद वो एग्जाम देते हैं। तो शायद इंस्टीट्यूट अभी नया सिलेबस लाने वाली है, विद इन द 1 ईयर दे विल रोल आउट इन द मार्केट, तो उस टाइम पे शायद ये पेपर को हटा देंगे, या फिर उसकी जगह वो ऐसा करेंगे कि उसमें आप मोबाइल अलाउ कर दो, या ऐसा कुछ टैब अलाउ कर दो, या तो जिसमें वो बच्चा सब मटेरियल ले जाए, वहां पे जो देखना है वो देख ले। या फिर ओनली बेयर एक्ट अलाउ कर दो कि भाई जो भी आपको कंपनी लॉ है या टैक्सेशन है या उसका बेयर एक्ट आप ले जा सकते हो, तो उससे क्या 3 4 बुक में आपका काम बन जाएगा। तो ये पेपर, क्योंकि अभी तो है एग्जाम, जो 2026-27 में एग्जाम दे रहे हैं उनको तो आईबीएस ही है। तो आप लोग बताएंगे कि आईबीएस को लेके व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी, और कैसे इस पेपर को आपने मैनेज किया, और क्या पेपर देते टाइम ऐसा लगा कि यार अपन तो गए करके, ठीक है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लगा या नहीं लगा? सो लेट्स स्टार्ट विद द ध्रुव दिस टाइम। ध्रुव। सर आईबीएस के अंदर उल्टा एमसीक्यू ज्यादा मुश्किल हो रहे थे डिस्क्रिप्टिव से। एमसीक्यूज के अंदर सारी पॉसिबिलिटीज लग रही थी, हम्म और इतनी सारी बुक्स तो हम सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए लेके जा रहे थे कि बाय चांस कुछ छूट ना जाए। रेफर वगैरह उनमें से कुछ नहीं किया, जो आता था वही वहां पे लिख पाए। हम्म बट हाँ ये चीज थी कि आईबीएस के अंदर उन्होंने इतने कंसेप्चुअल चीजें चेक कर रखी थी जो मेन पेपर में भी नहीं कर रहे थे, ऐसे ऐसे पॉइंट। मैंने इवन जैसे एक आधे डीटी में ट्रस्ट वाले क्वेश्चन के लिए आईसीआई का मॉड्यूल खोला, तब तो मेरे को मॉड्यूल में कुछ मिला ही नहीं कहाँ पे है। हाँ, मतलब काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें चेक कर रखी थी। और ओवरऑल बेसिकली उसमें अपने आप का टाइम मैनेजमेंट ही मेन चीज है। तो मैंने आईबीएस के 4 मूक दिए थे, तो मेरे को उससे आइडिया था टाइम मैनेजमेंट का, तो हो गया था। फिर जब घर आके एमसीक्यूज वगैरह के सॉल्यूशन देखे तो लगा हाँ ठीक हो गया, निकल जाएगा। वाह। दीक्षा, आईबीएस। सर आईबीएस से तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब यू नो व्हाट, जो मैंने सोचा हुआ था कि लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर दे के आऊंगी, मूवी देखनी है, बाहर घूमने जाना है, वो कुछ नहीं किया मैंने आके सर। सर मुझे ये हो रहा था पता नहीं पेपर कैसा गया होगा, और इनफैक्ट एमसीक्यूज बहुत ज्यादा ट्रिकी थे। मुझे ट्रस्ट वाले क्वेश्चन से सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि ट्रस्ट में फॉरेन ग्रांट्स आ रही हैं, ओडीआई जा रही है, क्या क्या नहीं था सर उसकी स्टडी में। तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी टच की गई थी, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मुझे बस ये था कि वैसे मैं आई डू नॉट चेक माई आंसर्स, ठीक है, तो लेकिन आईबीएस में था यार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सो मुझे ये था कि एटलीस्ट एमसीक्यू के चेक कर लूंगी। सो मैंने 2 3 दिन बाद जब भी यूट्यूब पे वीडियोस आने लगी आईबीएस की, तो मैंने एमसीक्यू चेक है, लाइक ठीक है एमसीक्यू ठीक हो गए, पास तो है। तो मेरे को आईबीएस ने सर डरा दिया था, बिकॉज इतना अनप्रिडिक्टेबल पेपर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
बाकी आईबीएस की स्ट्रैटेजी व्हाट आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज कि देखो 7 के 7 पेपर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। यू कांट से कि 5 पेपर करो, लॉ और कॉस्ट को भूल जाओ। मैंने लॉ और कॉस्ट पूरा किया था। लॉ इनफैक्ट कंप्लीटली फ्रॉम आईसीएमएट, और कॉस्ट के मैंने एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करके गई थी मैं। ऐसा नहीं था कि मैंने थ्योरी थ्योरी की थी कॉस्ट में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोड़ दिया था। सो मैंने एक एक इलस्ट्रेशन की थी। सो बोथ ऑफ दोस एसपीएम वाले पेपर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और बाकी तो वो 5 पेपर्स मैंने लास्ट आईबीएस की प्रिपरेटरी लीव में नहीं किए, बिकॉज वो 5 मैंने पहले कर लिए थे। मैंने लास्ट की लीव में वो दोनों पेपर्स किए थे। हाँ तो लेकिन पेपर समहाउ फिर भी टैकल होना डिफिकल्ट था। 4 घंटे में मैं मॉक्स जो दे रही थी आईबीएस के वो 3 घंटे तक हो जा रहा था। लेकिन वहां पे मेरे को 4 घंटे भी पूरे ऐसे लग रहे थे कि यार थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था। थोड़ा क्या बहुत हुआ था। मेरे लोएस्ट आईबीएस में ही गए हैं। तो सो दैट इज द कितने पेन आए? पॉइंट। 65। तुम्हारा जो लोएस्ट है ना करके Oh my God, वो sir. लोगों का सपना है, सपना, ठीक है। जो ऐसा कुछ ऐसा लाइन है ना कि वो तुम्हारा जो लोएस्ट है ना वो भाई किसी का सपना है करके, ठीक है। तो 65 लोगों का सपना है आईबीएस में इस बार के पेपर को देखते हुए। ऋषभ, आईबीएस को लेके आप मतलब ऐसे जैसे हम लोग कैसे टाइम देते हैं कि डीटी को लेके चलो अपन 10 दिन में पढ़ाई करेंगे, रिवाइज करेंगे, या जीएसटी को इतने दिन रिवाइज करेंगे, एएफएम को रिवाइज करेंगे। सो आपने क्या आईबीएस को लेके भी ऐसा टाइम रखा था स्लॉट, या ऐसा था कि नहीं यार 5 पेपर हो गए, अपना छठा अपने आप साथ साथ में हो गया? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? मैं को आईबीएस के लिए पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले इसका इंडेक्स बनाया जाएगा। हाँ। मैंने कहा पढ़ाई से तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पढ़ के भी हो पाएगा। जिस तरीके के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो बहुत चैलेंज कर रहा था कि ढूंढ सको तो तुम ढूंढ लो, हम्म, मेरा चैलेंज है, चाहे जितनी बुक ले आओ। मैंने सोचा पहले इंडेक्स बना लेते हैं इसका अच्छे से। बहुत बहुत डिटेल इंडेक्स बनाया था मैंने एक एक चीज को। मैंने कहा कुछ अगर आता भी नहीं होगा तो मिल जाएगा। एक हाँ कंसोलिडेटेड बाइंड करके मैंने बुक बना दी। मैंने कहा इसी से करेंगे। एंड इट हाँ। वाज वेरी हेल्पफुल। कुछ कुछ हम्म, चीजें मेरे को नहीं आती थी, वो पता ही नहीं थी मेरे को, बट वो इंडेक्स में थी तो मैं ढूंढ ढूंढ के करे जा रहा था। जैसे मैंने बताया कि एमसीक्यू बहुत मुश्किल आए थे, है ना। तो वो हम्म, मैं एमसीक्यू भी वहां ढूंढ रहा था, तो मेरे को इंडेक्स के थ्रू ही मिल रहे थे। मैंने ऐसे कुछ पढ़ा नहीं था। इनफैक्ट जैसे दीक्षा ने तो सारी इलस्ट्रेशन करी कॉस्ट की, मैं तो देख देख के गया था उन सारी इलस्ट्रेशन में। मैंने कहा एक आएगी ढूंढ लेता हूँ, कहाँ पे मिलेगी कॉपी कर दूंगा नंबर रिप्लेस करके। मैंने कहा सारी करने में तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास। हम्म, बाकी लॉ भी मैंने ठीक ठाक की थी, ऐसे रीजनेबल एफर्ट्स से, ऐसे पूरा नहीं किया था। बस एक बार मैराथन देख ली, मैंने कहा कुछ आएगा तो ढूंढ लेंगे। बस ऐसे पढ़ना पढ़ाई उससे पढ़ के कुछ हो नहीं सकता। वो कुछ और क्वेश्चन पे थे, तुम्हें आता ही नहीं होगा, वो वहां पे ढूंढना ही पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ कुछ आईबीएस के क्वेश्चन ऐसे ऐसी जगह से आए थे जो इंसान देखता भी नहीं है। मतलब एफआर के अंदर एक सबसे कोई स्टडी 5 में क्वेश्चन आई रिमेम्बर, वो किसी को दिखेगा ही नहीं, वो हम्म। दिखेगा क्या, कभी देखता ही नहीं उसको। तो वो उसके लिए तो आपको लाइक इंडेक्स अच्छा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ज्यादा है, लर्निंग कर ज्यादा नहीं लगता। आप बस देख लो कि पेपर कैसे अटेम्प्ट होगा उसको। बाकी पढ़ाई तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई भी पढ़ के पास हो सकता है। उसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप उस पेपर क्वेश्चन कैसे ढूंढोगे तब बैठ के। राइट। अनिरुद्ध, जैसे आईबीएस में बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो वहां पे बुक्स तो बहुत सारी ले जाते हैं और उसमें ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है करके, ठीक है। मैं जब बात करता हूँ बहुत सारे लोगों से, जैसे ध्रुव ने बोला कि बहुत सारी बुक्स ले जाते हैं, बट अल्टीमेटली लिखना तो वही है जितना दिमाग में होता है। सो आपने कैसे किया था? जहां पे जो क्वेश्चन देखा एज इट इज आप कहीं मॉड्यूल में देख के एज इट इज छापा था आपने, या फिर आपके दिमाग में जो चीजें थी वो आपने लिख ली और कहीं तकलीफ आई तो आपने बुक को रेफर किया? हाउ वाज योर दैट 4 आवर? तो सबसे पहले तो ये तो ठीक है, बिल्कुल ध्रुव ठीक कह रहे हैं कि लेके तो बहुत कुछ गए थे, बट इट वुड नॉट हेल्प ऑन दैट डे बिकॉज इट वॉज मोर ऑफ अ मेंटल सेटिस्फैक्शन कि आप कोई मिस तो नहीं कर रहे हो बुक। हम्म, एंड आई ऑनेस्टली रिमेम्बर मेरा थर्ड फ्लोर पे था एग्जाम सेंटर। हाँ, तो मैं तो आधा खोला बैग नीचे बिकॉज वो पेरेंट्स अलाउ करते नहीं अंदर। फिर मैं आधा बुक्स ऊपर लेके गया, फिर मैं नीचे आया, फिर मैं आधा बुक्स ऊपर लेके गया। और मैं फिर उनको बोल रहा हूँ आपने बुक्स तो ले लिया, फ़ोन तो ले लो अभी वापस, फ़ोन आप मेरे पास ही है, आप किसी का फ़ोन तो क्लिक कर नहीं रहे हो। एंड सेंटर पे भी बहुत दिक्कत होता है बिकॉज यू हैव आगे भी कोई बैठा है, आपके पीछे भी कोई बैठा है। उस दिन ऑनेस्टली मेरे आगे कोई बैठा नहीं था, हम्म, बट फिर भी मेरे को अलाउ नहीं किया उन्होंने बुक्स आगे रखने को, कह रहे थे यहीं रखो। तो वो बेंच पर मेरे को एक टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था मैं बुक के ऊपर बैठ लिख के पेपर लिख रहा हूँ। हम्म, एंड आपको मतलब मेरा स्ट्रैटेजी ये था, एंड ऑनेस्टली मैंने सिर्फ एक मॉक दिया था आईबीएस का, हम्म, मैंने बहुत सारे मॉक नहीं दिए आईबीएस के। हम्म, एंड मेरा स्ट्रैटेजी भी सिमिलर ही था कि आई स्टडीड लॉ थॉरोली बुक से। हम्म, कॉस्ट का मैंने भी इलस्ट्रेशन किया था, एंड इंडेक्सिंग मैंने लॉ का उन चैप्टर्स का किया था जो मेरे को बैठ नहीं रहे थे। मतलब जो आपके डायरेक्टर्स वाले चैप्टर्स होते हैं वो आपको मोटा माटी बैठ जाते हैं कि यू नो कि वेयर यू कैन फाइंड ये पोर्शन कहाँ पे मिलेगा। एंड पेपर में मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि इफ इट क्लिक्स एक बारी में ही, आई वुड जस्ट चेक इट वंस कि यही आंसर आ रहा है, यही बन रहा है। आई वुड नॉट गो थ्रू कि भाई पूरा आगे पीछे वो देखूं मैं। बट
जब पेपर आया तो इट वाज लाइक कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था कि यू नीड टू गो थ्रू वंस, एटलीस्ट एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज वो मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं आता कि आपको हाँ ये सही सोच रहा हूँ मैं, कि गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं और से तो नहीं है ये क्वेश्चन, कुछ और तो नहीं है। सो आई पर्सनली वुड सजेस्ट कि इफ़ यू नो सही से आंसर तो डोंट गो टू बुक्स, एक बार खुद से कर लो इफ़ यू हैव टाइम। एक केस स्टडी होने के बाद लाइक आई डेडिकेटेड 40 मिनट्स फॉर एवरी केस स्टडी कि थोड़ा बफर रह जाए। तो किसी केस स्टडी में लाइक 50 मिनट्स जा रहा है या 65 जा रहा है तो दैट एडजस्ट हो रहा था वो अपने आप में ही। इट वॉज नॉट लाइक कि मेरे को लास्ट में एक टाइम कम पड़ रहा था। मतलब मैं आई हैड 5 मिनट्स लेफ्ट, 5-10 मिनट्स लेफ्ट आफ्टर ऑल माई केस स्टडीज, मतलब एक बार चेक करने के बाद कि एमसीक्यू सारे मैं कर चुका हूँ अटेम्प्ट। तो वही है कि थोड़ा ट्रस्ट अपने आप पे रखना पड़ेगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आपके पास बुक हो अपने आप पे ट्रस्ट रखना, बिकॉज आपके सामने बुक रखी है तो आपको लगेगा बुक सही है मैं गलत हूँ। बट थोड़ा ट्रस्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई केस स्टडी हैम्पर हो जाती है नहीं तो फिर। वेरी गुड। कभी दीक्षा ऐसा होता था कि यार नहीं हो रहा है अभी, मतलब छोड़ देते हैं क्या ही मतलब एक्सपेक्टेशन लोगों का, घर वालों का, जब AR1 आया था इंटरमीडिएट में, CA फाइनल में भी AR1 लाना है उसका एक, नो डाउट कोई बोलता नहीं है आपको कि आपको AR1 लाना है, बट अल्टीमेटली अपन जब सोचते हैं तो अपने को लगता है यार नहीं यार, जो लाया था एटलीस्ट वो तो कंटिन्यू करे, अब उसमें इम्प्रोवाइज तो कुछ हो नहीं सकता, AR1 से आगे क्या ही होता है। तो ऐसा कुछ प्रेशर आता था कभी लाइफ में? हाँ, एक्सपेक्टेशन थी, फैमिली की थी, खुद की थी, इनफैक्ट ऑफिस वालों की भी थी। अभी मैं एग्जाम्स देने के बाद जो एक महीना अभी आर्टिकलशिप के लिए वापस गई थी, एवरीवन वाज लाइक कि दीक्षा तो टॉप 3 में है, टॉप 3 में है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो टॉप 10 में तो होगी होगी। मुझे डर लग रहा था कि यार इन केस अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब पीपल आर लुकिंग एट मी, और इन केस अगर कुछ हो जाता है ऊपर नीचे, हम्म। सो आई वाज वेरी स्कैर्ड आल्सो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस एक तो पास होने का रहता ही है कि पास होना है, और ऊपर से एक्सपेक्टेशंस अलग नेक्स्ट लेवल हाई है सबकी। सो एक्सपेक्टेशंस का डर था। ये तो मुझे रिजल्ट वाले दिन पे तो ऐसे था कि काश मेरी रैंक आ जाए, बिकॉज मुझे भी चाहिए थी, और इनफैक्ट लोगों की नजरें भी थी, बिकॉज व्हाट, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन मेरे पास 1-2 बजे ही मैसेजेस आने लग गए थे कांग्रेचुलेशंस के। आई डोंट नो कि कहाँ पे ये न्यूज स्प्रेड हुई थी कि मेरी रैंक बना, पीपल स्टार्टेड कांग्रेचुलेटिंग मी फॉर गेटिंग AR1। अरे और कल क्या हुआ ना, कल, हाँ कल मैं कैसे ही 12 साढ़े 12 बजे हमने एक वो किया था इंस्टा लाइव करके, ठीक है। तो उसमें किसी बच्चों ने पूछा सर आप बताओ ना, गैस करो कौन लाएगा AR1 करके, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने कहा 3 साल पहले एग्जाम किसने दिया था इंटरमीडिएट का, पहले वो निकालो, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा नाम था, दीक्षा वॉज AR1 करके, ठीक। तो मैंने बोला हाँ यार दीक्षा है करके, ठीक है, वो तो AR1 लाएगी। तो मैंने हम्म, ऐसा इंस्टा लाइव में बोल दिया था, तो बहुत सारे बच्चे बोलते अरे सर कल रात को मेरे को बहुत सारे मैसेज आए थे, आपने जो बोला था वो हो गया, दीक्षा की AR1 आ गई, ये हो गया। सो और सर लो की बात करें, बिकॉज यहाँ मेरा इंटर में रैंक बनी तो मेरा मन था कि मेरे को फाइनल्स में भी लेकर आनी है। व्हाट हैपेंड कि स्टार्टिंग के स्टडी लीव्स के 3-4 महीने जब आप नई चीजें पढ़ रहे हो, टैक्स पूरा नया, सारे सब्जेक्ट्स इनफैक्ट नए हैं, जब तक आप नई चीजें पढ़ रहे हो तब तक तो हाँ वही एनर्जी और मोमेंटम बिल्ड हो पा रहा है। लेकिन जब जैसे थर्ड रिवीजन के आसपास आप पहुंचते हो तो आपको लगता है कि क्या वापस यही सब चीजें पढ़े, अब खत्म हो यार पेपर देके। तो मेरे को लास्ट के मंथ्स में, इनफैक्ट जनवरी में तो हो गया था बस पेपर खत्म हो, मुझे निकलना है इस वाली जर्नी से, सो इट्स ओवर नाउ। तो लास्ट के 1-1.5 महीने में तो मुझे हो गया था कि पेपर खत्म हो जाए बस। तब मेरे को हो गया था कि ये बार बार रिपीट में वही चीजें चल रही है, कब तक यही पढ़ती रहूंगी, तो तब मेरा मोमेंटम तो बिल्कुल लो हो गया था। स्टार्टिंग के 3-4 महीने आप एनर्जी में रहते हो, आपको लगता है कि नई चीजें हैं, तो बोरिंग हो गया था मेरे लिए तो लास्ट में। ऋषभ, लाइक बहुत बार ऐसा होता है जब आप जो टारगेट रहता है वो कंप्लीट नहीं होता है, जैसे आपने मॉर्निंग में प्लान किया कि आज मैं ऑडिट का ये टॉपिक करूंगा, बट शाम में जाते जाते लगता है कि यार जो सोचा था उसका 20% 30% भी इफेक्टिवली नहीं हुआ। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था, एंड अगर होता था तो हाउ यू ओवरकम दैट? 20-30 मतलब इतना ज्यादा गैप नहीं होता था, लाइक 70% हो गया, 30% रह गया। तो जैसे मैंने बताया मेरा कोई फिक्स टाइम तो था नहीं कि सुबह इधर है। मैंने कहा जैसे जैसे आंख जब तक खुद शटर खुले हैं तब तक करते रहेंगे, जैसे शटर बंद हो जाएंगे फिर उठ जाएंगे। तो हम्म। जब तक वो होता नहीं था तो मैं देख लेता था कि 80% तो चल कंप्लीट कर ही लूं, उतना ना जाऊं कि अगले दिन खींच, ऐसा ना हो कि अगले दिन मैं कभी खींच ही ना पाऊं, ये ऐसे मेरे को राइट ऑफ ना करना पड़े। तो हम्म। मैं उतना उतना कवर करके ही चलता था, चाहे रात हो जाए, 3-4 बज जाए, फिर उसके बाद सो जाएंगे, बट उतना करके सोते थे कि इतनी बेसिक सेटिस्फेक्शन हो सोने सोते टाइम कि कुछ रह नहीं गया है अभी। राइट। अगर कुछ रह भी गया है तो इतना लाइक कंप्लीट हो जाएगा कल, ऐसा कुछ है नहीं कि राइट ऑफ ना करना पड़े कि इतना टाइम ही ना मिले।
तो उतने उतना तो टाइम मैंने एडर किया था कि टाइम टेबल की इतना स्ट्रिक्ट तो मैंने रखा था उस 6 मंथ्स में। बाकी 3 साल तक तो कुछ रह जाता था, 1-2 महीने बैकलॉग भी चल रहा था उस टाइम तो। बट 6 मंथ्स में मैंने ऐसा कोई बड़ा बैकलॉग नहीं रखा कि जो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँ। अच्छा, वेरी गुड। अनिरुद्ध, कभी ऐसा हुआ थोड़ा ऐसे एनजाइटी जैसा फील हो रहा है और बोला यार, मतलब जैसे तुमने बोला तुम्हारे फ्रेंड से वगैरह तुम बात कर लेते थे वगैरह, तो कभी ऐसा होता था कि यार नहीं, यार नहीं हो रहा है? यस, मैं तो मतलब अगेन ऑडिट में ही होता था बहुत ज़्यादा। मेरे हम्म। को आई रिमेम्बर ऑडिट का एक मेरा मॉक दिया था, उसमें मेरे बहुत ही ख़राब मार्क्स आए थे। मेरे को लग रहा था यार ये क्या नंबर है, ये नंबर तो नहीं आने चाहिए मॉक में अगर इतने नंबर आ रहे हैं। आई रिमेम्बर 50s की रेंज में, 40s 50s की रेंज में था। तो उसके बाद तो मैं फ़ोन कर रहा हूँ सबको, दोस्तों को फ़ोन करके बोल रहा हूँ भाई यार मेरे तो होएगा ही नहीं, पास ही नहीं होने वाला मैं तो। इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट वही, आई थिंक वही मेन चीज़ है पेपर्स की स्टडीज में जो आपको टैकल करनी है, बिकॉज स्टडीज तो सब कर लेंगे, हम्म। बट द मेजर पॉइंट इज कि आपका जब एनजाइटी आ रहा है, आपका बर्नआउट आ रहा है, तो हाउ क्विकली यू डील विद इट। बिकॉज 6 मंथ्स इज अ फिक्स पीरियड, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। लाइक अगर आपने 2-4 दिन खराब कर दिए तो वो चले गए 2-4 दिन, वो आपको, आप कहीं से एडजस्ट नहीं कर सकते। वो आईसी ऐसे तो नहीं बोलेगा कि आपके 2-4 दिन खराब हुए तो बाद में दे देना पेपर। वो हम्म। आपको खुद से ही आगे फिर कवर अप करना पड़ता है। तो एनजाइटी में आई यूजुअली टुक अ ब्रेक लाइक 1-2 आवर्स है, मैं सब कुछ छोड़ देता था, मैं किताब की बंद करके बाहर बैठ जाता था कि हाँ थोड़ा नेचर को देखते हैं क्या चल रहा है दुनिया में, हमारे अलावा भी कुछ है दुनिया में। तो वो करके यू गेट सेंस ऑफ रिलीफ कि हाँ ठीक है, इट्स गोइंग टू हैपन वन डे और अनदर। सो यू जस्ट हैव टू पुश योर सेल्फ बहुत टाइम। तो आपको खुद ही मेंटली पुश करना पड़ेगा, आपको लगेगा यू विल जस्ट ब्रेक डाउन, बट वही है, इट्स लाइक जिम ध्रुव वुड अग्री कि आपको अगर लग रहा है ना कि आपका पॉइंट आ रहा है तो यू नीड टू पुश इट, तभी आपका न्यू हाई आएगा। तो दैट समथिंग कि मेरे को लगता था कि अगर हो रहा है तो लेट्स ट्राई एज लॉन्ग एज यू कैन, एज लॉन्ग एज योर बॉडी अलाउज। बिकॉज माइंड तो बहुत जल्दी थक जाता है। माइंड का तो इतना जल्दी बर्नआउट हो जाता है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। सो इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा अपने आप को ही ध्यान रख के एंड जस्ट पुश योर सेल्फ। तो एनजाइटी यू नीड टू टैकल योर सेल्फ, वो तो इम्पोर्टेंट है सबसे। वेरी गुड। ध्रुव, नाउ लाइक यू टेल अबाउट योर फिटनेस जर्नी, कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ, हाउ यू गिव द टाइम, अभी जैसा जो चल रहा था, बहुत सोशल मीडिया को लेके कैसा था, सोशल मीडिया पे आप टाइम देते थे नहीं देते थे? सो जस्ट टेल समथिंग अबाउट दैट, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ने में घुस जाते हैं कि अल्टीमेटली उनको एंजाइटी होने लग जाती है। कुछ कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, इंक्लूडिंग रैंकर करके, ठीक है, टॉप 3 रैंकर में से मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बट आई हैव सीन द पीपल दे आर गोइंग थ्रू द डिप्रेशन वाला फेज करके। बट मैंने हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट यार आप दिन में 1 घंटा अपने लिए निकालिए जहाँ पे आप वॉक करने जाइए विदाउट मोबाइल, बिकॉज बहुत बार बच्चों को ये लगता है कि मोबाइल देखने के बाद चीजें ठीक हो जाती है, अच्छा लगेगा करके, ठीक है, बट वो टेम्पररी अच्छा लगता है। उसके बाद में आप अगेन यू आर इन द दैट पर्टिकुलर फेज। लेकिन जब आपकी जर्नी अगर देखते हैं तो यू आर डेडिकेटेड टू जिम और वर्कआउट एंड ऑल करके, ठीक है, तो हाउ यू एडवाइज एंड कैसा रहा तुम्हारा ये टाइम? सर मैंने बेसिकली अपना जिम एंड सीए दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किए थे कोविड में। तो कोविड हम्म। में बेसिकली टेरेस पे हमारे पास थोड़े इक्विपमेंट्स वगैरह होते थे, तो माय फादर यूज्ड टू वर्कआउट अ लॉट। तो उन्होंने बेसिक सिखाया तो वहां से स्टार्ट किया था। तो हम्म। फिर जैसे सीए फाउंडेशन के टाइम पे भी एंड इंटर के टाइम पे भी वर्कआउट वगैरह किया। उस टाइम इतना सीरियसली नहीं करते थे, पेपर आए छोड़ दिया। देन जब आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई तब थोड़ा सा सीरियसली स्टार्ट किया, वर्कआउट भी डाइट वगैरह भी सब कुछ। फिर हम्म। आर्टिकलशिप के दौरान मतलब ऐसी एक रूटीन बन गई कि हाँ मजा आने लगा इस सब चीजों में। तो इवन जब फाइनल की स्टडी लीव्स वगैरह थी तो उसके अंदर भी फिक्स रूटीन था कि डेली चाहे मतलब 365 डेज फिक्स था कि 45 मिनट्स तो जिम जाना ही जाना है एंड दिन में 2 बार वॉक पे जाना है। एंड सर एंजाइटी की बात करूँ तो मैं शाम को ना 5 साढ़े 5 बजे अराउंड अपने पास पार्क में वॉक पे जाता था। तो वहां सारा स्ट्रेस अपने आप रिलीज हो जाता था, फोन घर छोड़ के जाता था, जैसे छोटे बच्चे आपस में खेलते हुए दिख गए, भागते हुए दिख गए, तो ऑलरेडी 1 घंटे की वॉक में ना बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील होता था। एग्जैक्टली। एंड सोशल मीडिया के बारे में तो मैंने सोशल मीडिया 6 महीने बिल्कुल छोड़ दिया था। हम्म। रील्स वगैरह तो मैं पहले भी नहीं देखता था, वो मतलब मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि कुछ भी हो जाए रील्स नहीं देखूंगा, इसके लिए मैं इंस्टा भी सफारी पे चलाता था क्योंकि देखने में मजा ही नहीं आता था वहां। राइट। तो फोन बिल्कुल छोड़ दिया था। हम्म। बाकी ये चीज थी कि जिम ने मेरे को इतनी हेल्प की कि मैं जैसे पहले से कर रहा था तो मेरा एक फिक्स डिसिप्लिन वाला रूटीन था। नॉर्मली लोग कहते थे जैसे कि इतने बजे नहीं उठा जा रहा ये वो,
तो मेरा फिक्स होता था कि मेरे को इतने बजे उठना है, ये काम करना है। इवन मेरी दिन की मील्स भी फिक्स होती थी कि मैं 365 डे सेम फूड ही खाता हूँ, तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वहां से डिसिप्लिन बिल्ट हो गया, जिसने मेरे को पढ़ाई में हेल्प की काफी ज्यादा। वाह, कौन सा फूड एंड खाते हो ऐसा, मतलब जिसमें मतलब भाई एकदम 365 डेज और एकदम रैंक भी आ जाती है? सर, होता घर का ही खाना है बस, मतलब सुबह रोटी खा ली, एग्स वगैरह, फिर एक हाँ। टाइम पे चिकन सैलेड वगैरह हो गया, एक टाइम ओट्स, तो मतलब खाता सेम मील ही था। और मैं इवन एज अ फूड को रिवॉर्ड करता था, मतलब जैसे जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं उस हम्म। दिन कुछ अच्छा मंगा लेता था खाने के लिए, तो मेरे लिए वो रिवॉर्ड हो जाता था कि ठीक है, अब अच्छा मूड हो गया, अब मैं पढ़ सकता हूँ वापस। वाह, वेरी गुड। दीक्षा, लास्ट के कुछ टाइम में जब सोशल की अगर अपन बात करें, सोशल गैदरिंग है, मतलब कहीं पार्टी हो रही है, कहीं फंक्शन हो रहा है, किसी की शादी है, बुआ के लड़के की, मासी के लड़के की, मामा के लड़के की, ठीक है, तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और घर वालों ने बोला कि चल यार दीक्षा चलना ही पड़ेगा शादी वादी में, तो क्या ऐसा कभी प्रेशर बना? सर, बनता भी था, बट ऐसे है कि मैंने इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब बीच में फेस्टिव सीजन भी आया, सो आई वाज वेरी एक्टिव इन फेस्टिव सीजन आल्सो। तो इतना कट ऑफ नहीं किया था, बट हाँ, इन केस कभी ऐसे लग रहा था कि यहाँ जाना मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने स्किप जरूर किया था। जहाँ इंपॉर्टेंट था वहां तो सर, मैंने 6 मंथ्स में आई बैलेंस माई लाइफ, बिकॉज मैं 10-11 आज लेती थी, और एज आई टोल्ड यू मैं 2 दिन की ऑफ लेती थी, वो 2 दिन वहां एडजस्ट हो जाते थे अगर मुझे कहीं अटेंड करना है तो। सो इतना कट ऑफ नहीं किया था। सो आई वॉज प्रेजेंट, बट हाँ, जहाँ जरूरी नहीं था वहां जरूर किया था। वाह ऋषभ, लाइफ में ना बहुत बार अपने कुछ दोस्त बहुत बढ़िया रहते हैं, जिसमें ऐसा मतलब मैं मेरी लाइफ में ये मैं मानता हूँ कि यार कुछ हो ना हो, अपने दोस्त बढ़िया होने चाहिए करके, ठीक है, जिनको आप कोई भी गाली देके भी बुला सको करके, ठीक है, वैसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, कम लोगों को मिलते हैं। अगर किनके पास ऐसे दोस्त है जिनके सामने आप रो भी सकते हो, हंस भी सकते हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है। सो क्या आपकी लाइफ में ऐसे कोई दोस्त या फ्रेंड रहे? ये सर मतलब मेरी तो मुझे आर्टिकलशिप में ही मेरे दो फ्रेंड थे, जान्या एंड हर्ष, बट देवर मतलब वो भी आर्टिकल ही कर रहे, बट उनका अटेम्प्ट मेरे बाद है, बट दे आर वेरी फाइन फ्रेंड्स, द बेस्ट आई कुड गेट, द हम्म। बेस्ट आई कुड आस्क फॉर। मतलब सब सीए कर रहे हैं, तो दे आल्सो पुश्ड मी टू गेट अ रैंक। वो तो मतलब एक मेरे लिए प्रे कर रहा था कि मेरी रैंक आएगी, एक मेरे पे बेट कर रहा था कि मेरी 1 2 3 रैंक आएगी। मैं अच्छा। सोचा था मेरी पुरानी रैंक आ जाता काफी है। एंड लास्ट में मतलब उन्हीं के मतलब वही वही पूछ रहे थे, वो भी सुबह से सब पूछ रहे थे कि कैसा रहा रिजल्ट, कैसा रहा रिजल्ट, तो लाइक या आई गॉट दोस टू फ्रेंड्स एंड दे आर वेरी फाइन। वाह। अनिरुद्ध, जैसा तुमने कॉलेज हंसराज से किया, तो कॉलेज फेस्ट वगैरह बहुत सारे होते हैं जहाँ पे हमको तो ज़्यादा पता नहीं, बिकॉज मैंने तो कॉलेज किया नहीं, प्राइवेट किया था। बट अभी बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास में बच्चों के, जो हंसराज से या एसआरसीसी से, या जो बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारे यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चे लीड लेते हैं एज अ लीडर। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, ये सब फेस्ट वगैरह में तुमने पार्टिसिपेट किया? तो मेरा तो मतलब एक रीज़न फॉर गिविंग इंटर सेपरेटली वाज कॉलेज का, कि आई वाज वेरी एक्टिव। मतलब हमारा कॉलेज ऑनेस्टली हुआ तो वन वन ईयर भी कैसे ही बोलें उसको ठीक से, बिकॉज उसमें भी इंटरमीडिएट दिया था, तो उसमें भी घर पे आ जाते थे, क्योंकि कोविड ने मेजर पोर्शन तो ऑनलाइन ही कर दिया था। हम्म। I was a part of finance and investment cell, and फर्स्ट ईयर में मेंबर, सेकंड ईयर में आई वाज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप एड, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ही मैसेज आया होगा आपको हम्म। कि आप हमारे इवेंट में आ जाओ। तो मैं तो बहुत पार्टिसिपेट करता था ऑनेस्टली, बिकॉज इफ यू आर इन अ लाइक इफ यू आर इन ड्यू सर्किट ऑनेस्टली, तो आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट बिकॉज इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन honestly. जब I was in my school, तो you don't get that many opportunities to you, it does not give you that much of a stage जो आपको कॉलेज से मिलता है। हम्म। तो मैं तो बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करा है, कॉल्स करी हैं, पता नहीं किस किस को कॉल कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजिंग स्पॉन्सरशिप में तो आप पैसे भी मांग रहे हो किसी को भी रैंडमली कॉल करके, सर हमारा इवेंट है, आपको अगर स्पॉन्सरशिप दे देते थोड़ी सी तो सही लगता। तो दैट वाज लाइक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एंड आई ऑनेस्टली वुड से कि कोई भी अगर दिल्ली से कर रहा है एंड डीयू का कोई भी कॉलेज है, एनी कॉलेज व्हाटसोएवर, यू शुड एटलीस्ट ट्राई कि आप किसी सोसाइटी में हो, बिकॉज इट हेल्प्स यू फाइंड गुड फ्रेंड्स, लाइक उद्देश्य जिनका AR 36 है, वो मेरे को FIC में मिला था। सो अलग ही लेवल का बॉन्डिंग होता है आपका कॉलेज में। सो इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू मैनेज अपने आप ही। एंड ऑनेस्टली डीयू में इतना था भी नहीं सीरियस अटेंडेंस का इशू, मैक्स टू मैक्स वो आके 5 नंबर काट देते थे। तो दैट समथिंग कि आप वो थोड़ा मैनेज कर सकते हो, एंड जस्ट बी रेगुलर अपना स्टडीज में, हैव फन, बिकॉज
कॉलेज लाइफ नहीं आएगा दोबारा। वंस यू क्वालिफाई यू कैन नॉट गो टू कॉलेज। अब सीए, ऐसा सीए कॉलेज तो नहीं जाओगे। एमबीए इज अ डिफरेंट थिंग, बट बैचलर्स का फीलिंग ही रहता है आई बिलीव। सो आई वॉज वेरी एक्टिव एंड आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट, कोई भी अगर डीयू से कर रहा है तो यू शुड एटलीस्ट ज्वाइन वंस। इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट, बट एटलीस्ट ट्राई वंस। वेरी गुड। चलो यार, सीए बनना था, सीए बन गए। रैंक लानी थी, रैंक भी ला ली। टॉप 3 में आना था, टॉप 3 में आ गए। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आगे करना क्या है दीक्षा? सर अभी शॉर्ट टर्म गोल तो मेरा जॉब ही है। विल सी लॉन्ग टर्म में क्या करना है मुझे। लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक सो कि मैं हमेशा ही जॉब में रहने वाली हूँ। बट और जॉब में भी एज फार एज नाउ आई एम कंसर्न अबाउट स्विचिंग टू इंडस्ट्री। मेरे को फाइनेंस रूल्स में आने का इंक्लिनेशन है। फर्स्ट प्रेफरेंस फाइनेंस, सेकंड प्रेफरेंस मैनेजमेंट कंसल्टिंग। विल सी कहाँ पर होगा। हम्म। इन दोनों में मुझे अभी लोगों से कनेक्ट करना है, रिसर्च करनी है। आई मेक द एफर्ट्स टू गेट इनटू। अभी मैंने यही सोचा है। वेरी गुड। मैं बताऊं ना, बहुत सारी अभी आजकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सीए के लिए और टॉप रैंकर के लिए तो इंडस्ट्री में बहुत सारी वैकेंसीज है। हो सकता है बहुत बार आपको टाइम थोड़ा लगता है, बिकॉज अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना चाहते हो तो उस टाइम पे वैकेंसी नहीं रहती है, बट कुछ टाइम बाद अगर वैकेंसी होती है तो उसके बाद आपको अच्छा खासा मिल जाता है। मैं कभी अभी 2-3 लोगों से बात भी कर रहा था। एक दो मेरे पुराने स्टूडेंट है जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में है, एंड दे आर अर्निंग मोर देन 1 करोड़ रुपीज। अगर आप देखोगे 60 लाख 70 लाख तो उनका फिक्स है, उसके बाद वेरिएबल भी उतना का उतना हो जाता है करके, ठीक है। तो बोनस एंड ऑल मिला के लाइक दे आर अर्निंग मोर देन 1 करोड़। और अभी वो क्वालिफाई हुए, 2 साल भी नहीं हुए, 2-3 साल हुए हैं, एंड दे क्वालिफाई एंड दे आर ऑन द मोर देन वन हम्म, पैकेज। वो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। हम्म, सो ऑब्वियसली पैसा बहुत है करके इंडस्ट्री में भी, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो मिलता पैसा, अच्छा खासा पैसा मिलता है। एंड जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप AR3 में हो, तो आपको ऑब्वियसली ये चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। ऋषभ, क्या करना है आगे? मेरा तो अभी इतना क्लियर नहीं है। कुड मतलब बिग फोर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी वेंचर आउट कर सकते हैं, मन लगे तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी जा सकते हैं। तो मैंने तो अभी सारे तीनों पाथ ऐसे ओपन करके रखे हैं, देखेंगे जहाँ अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी आई तो वहीं चले जाएंगे, इतना कुछ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अच्छा पैसा मिलेगा वहां जाएंगे, बोलते हैं कौन पैसा ज्यादा दे रहा है, कि भाई अपना क्लियर है भाई, हम कहीं भी कुछ भी करने को तैयार है। हमको पता है ना, कैलकुलेटर पे आप बताओ भाई ऑफर लेटर में कौन पैसा ज्यादा दे रहा है, वहां पे हम कर लेंगे। आपको चाहिए क्या वो बताओ करके, ठीक है। वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी मैनेजमेंट कंसल्टिंग, अपन KPMG के साथ भी काम करना है, कर लेंगे, सब कर लेंगे। आप बताओ पैसा कौन ज्यादा दे रहा है करके, ठीक है। जो कुछ भी ऐसा इंटरव्यू देख रहे हैं अगर इंडस्ट्री वाले हो तो आप देख लो, ऋषभ के लिए एकदम क्लियर है है। पैसा कौन ज्यादा दे रहा है। अनिरुद्ध, क्या करना है? सर मेरे तो फादर सीए हैं, तो फर्स्टली तो वो ये सोच रहे थे कि आई वुड जॉइन द फर्म। तो हम्म। अब जब रैंक आ गई है तो उनको सबने मना कर दिया कि अब मत ज्वाइन करवाना फर्म। अब थोड़ा जाने दो उसको का, फर्म मत ज्वाइन कराओ। हम्म। एंड ऑनेस्टली मेरे को अभी तो खुद को मन नहीं है फर्म ज्वाइन करने का। हम्म। आई नो वो भी इंटरव्यू देखेंगे, बट पता नहीं, अब उनको भी पता ही है कि मेरे को नहीं ज्वाइन करना फर्म। हाँ मैं अभी मतलब आई एम नॉट क्लोजिंग एनी पाथ्स ऑनेस्टली। I हम्म। want to explore apart from audit, because अब audit में like 3 years हो जाते हैं तो you feel a bit कि it's going to be like same thing again and again. The area might be different, but the crux of the thing would be same. So I'm also like considering industry and consulting, because जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही पता लगेगा कि एक्चुअली में पैशन है किस चीज़ में। बिकॉज इतनी जल्दी मेरे को तो नहीं हो पाता डिसाइड कि हाँ मेरे को तो ये करना है। तो ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। आई वुड लाइक टू लाइक ट्राई फ्यू थिंग्स, एंड जिसमें जिसमें सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगी एंड जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। आई एम होपिंग कि वर्क लाइफ बैलेंस भी रहेगा। तो आई वुड प्रोबेबली गो देयर ओनली। हम्म। एंड अभी तो यंग है तो अभी तो कर सकते हैं थोड़ा कुछ तो। सभी ओपन है अभी तो ऑनेस्टली, नथिंग इज क्लोज्ड। सो अगर कोई देख रहा है रिक्रूटर तो यू कैन रीच आउट। मैं बोल रहा हूँ जितने रिक्रूटर है उनको अपन ये वीडियो भेज देते हैं कि भाई देखो, हमारा क्लियर फंडा है, ठीक है। हमको सब चलेगा, सिर्फ पैकेज अच्छा होना चाहिए, बढ़िया पैसे मिलने चाहिए करके। वर्क लाइफ रहेगा अनिरुद्ध, बैलेंस तो नहीं रहने वाला करके, ठीक है। वर्क लाइफ भी रहने वाली है। बिकॉज मैंने ऑडिट में नहीं देखा ना वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा, तो बैलेंस आई होता ही वुड नहीं है यार, बैलेंस है ही नहीं कहीं पे करके, ठीक है। आई वुड अनिरुद्ध, मैंने भी नहीं देखा अपने बिग फोर में वर्क लाइफ बैलेंस।
तो कहीं वो नहीं क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस के लिए फिर आपको पीएसयू जाना पड़ेगा करके, ठीक है। अगर आप पीएसयू जाओगे वहां पे बढ़िया आपको पैकेज मिलेगा। जैसे आजकल पीएफसीएल है या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो भी रैंकर को रिक्रूट करते हैं, 27 28 30 लाख का पैकेज भी देते हैं। बट उसमें वेरिएबल लाइक आपका फिक्स रहता है 15 16 लाख के आसपास, और बाकी वाला जो है वो आपके परक्विजिट एंड वो होते हैं। बट वहाँ एकदम वर्क लाइफ बैलेंस है करके, ठीक है। वहाँ आप मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आराम से आ जाओ। सैटरडे संडे छुट्टी भी है, और कोई टेंशन भी नहीं, ऑफिस आवर के बाद कोई कॉल भी नहीं करने वाला। बट मेरे को लगता है कि आप लोगों की जो एज है, आप लोगों के पास में टाइम है, मतलब इसमें एफर्ट मारो और कुछ बढ़िया करो करके। और अपने आप को ओपन रखो हर चीज के लिए। पता नहीं आज आप आज डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आज आगे जाके कहाँ पे होंगे। तो ध्रुव, अपने को क्या करना है भाई? सर एंड गोल तो बिजनेस ही सोचा था। हम्म। मतलब अभी तो प्लान कर रहा था कि नवंबर में एमबीए दूंगा। हम्म। उसके बाद या तो फैमिली बिजनेस के अंदर या फिर वहां से किसी स्टार्टअप में चला जाऊंगा। बट वही बात है, अगर अब रैंक आ गया है, कहीं से अच्छा पैकेज मिल रहा हुआ तो व्हाई नॉट, देखते हैं। अनिरुद्ध, पहली चीज तो तुमको पापा के साथ काम नहीं करना है अभी करके, ठीक है। एटलीस्ट 2 3 4 साल तक तो नहीं करना है। बिकॉज जब आप बाहर काम करोगे तो आप सीखोगे कि यार नहीं मेरे को लाइक, और आपकी खुद की ग्रूमिंग होगी बहुत ज्यादा जब आप बाहर काम करोगे तो। बिकॉज पापा के पास हमेशा ऐसा थोड़ा प्रिविलेज रहेगा कि यार पापा है करके, ठीक है, अपनी हम्म। फर्म है तो वैसा है। तो बाहर काम करो, वो ज्यादा जरूरी है। और ध्रुव की अगर मैं बात करूँ तो ध्रुव, तुम जो है, तुम देखो मतलब बिजनेस करना चाहते थे, तो बिजनेस में क्या बिजनेस सोचा था? मतलब लाइक ऐसा आइडिया था कि ये बिजनेस करना है? नहीं सर, अभी तक ये नहीं सोचा था। एमबीए का बेसिकली पर्पस यही था कि वहां कोई अगर अच्छा स्टार्टअप मिल जाए तो उसमें, नहीं तो मेरा फैमिली बिजनेस है प्लाईवुड एंड टिम्बर का। हम्म। पापा की भी एंड इवन चाचू वगैरह की भी, सबकी अपनी अपनी शॉप है। तो मैं अगर उसको फ्रेंचाइज वगैरह करके कुछ एक्सपैंड कर सकूं तो उस प्रोस्पेक्टिव में। हम्म। देन ऐसा क्यों सोच रहे हो? रैंक आ गई तो चलो कहीं पैकेज मिल गया 30 लाख 40 लाख का तो वो ले लेंगे। नहीं तो एमबीए एक एक 1.5 साल बाद डेफर कर दूंगा ना। करनी हाँ। है एमबीए, एंड गोल वही है, बट अगर कुछ मिल रहा है तो 1 साल के लिए एक्सपीरियंस मिल जाएगा और थोड़ा। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं ना, आप तीनों के लिए ये चीज़ है कि अगर आप सोचते हो कि आप बिजनेस करना चाहते हो तो जस्ट डू दैट। आपको नो डाउट, आपको अगर करना है 1 2 साल जॉब करना है, आप कर लीजिए करके, बट आफ्टर दैट ट्राई टू डू सम बिजनेस करके। बिकॉज वेन यू सी द पीपल फ्रॉम द आईएम्स या आईआईटी वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस चालू करते हैं, कोई ना कोई स्टार्टअप करते हैं। वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो। तो जब आप किसी और के लिए आपको चाहिए तो कहीं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आप काम करो। जब आप 2 साल 3 साल काम करोगे आपको पता चलेगा कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है। आप वहां पे बहुत सारे बिजनेस को एनालाइज करोगे, जहां बिजनेस को आप एडवाइस करोगे, तब आपको पता चलेगा यार लोग क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली आप में से लाइक, जैसे ध्रुव है जिसका पहले से पता है कि अपने को बिजनेस करना है एंड ऑल, देन ट्राई टू डू सम बिजनेस ओनली करके। एंड जो पापा का चाचू का बिजनेस है वो तो है ही है करके, उसको कैसे आप इम्प्रूव, उसमें क्या एडिशन आप कर सकते हो? सीधी सी बात है, अगर आप उसी को चलाते रहोगे वो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप उसमें क्या एक्स्ट्रा उनके लिए टेबल पे लाके रख सकते हो, देन वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सो जस्ट ट्राई टू डू दैट, और आप बिजनेस करिए। और हम लोग भी प्रमोट करते हैं बिजनेस वगैरह को, तो आप भी कभी भी ऐसा फंडिंग वंडिंग चाहिए तो बोल देना। इनिशियल फंडिंग में वी विल गिव यू द सीड कैपिटल। और तो उससे लाइक मैं तो बहुत बार ऐसे रैंकर्स वगैरह को बोलता भी हूँ कि आप लोग करिए बिजनेस वगैरह। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आप ऐसी क्या चीज है जो आने वाले आपके जो जूनियर है अभी एग्जाम देंगे मई में सितंबर में, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसी क्या क्वालिटी है या ऐसे क्या चीजें हैं जिस पे अगर आप ध्यान दे दो तो आप आराम से रैंक स्कोर कर सकते हो और टॉप रैंक भी आप स्कोर कर सकते हो? तो ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आप में? लेट्स स्टार्ट विद द दीक्षा। ओके सर, जूनियर्स को या फिर जो लोग अभी अपीयर करने वाले हैं पेपर्स में, फर्स्ट ऑफ कोर्स प्लानिंग। सब कुछ प्लान होना चाहिए, एंड प्लान होना चाहिए ऑल टुगेदर विद नो बैकलॉग। मेरा बैकलॉग नहीं जाता था, डिस्पाइट आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 10 11 आवर्स, तो ऐसे नहीं होता था कुछ भी चीज नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। हम्म। तो प्लानिंग, बैकलॉगिंग नहीं होनी चाहिए। रिटन प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स मैंने मॉक्स लिखे थे, काफी लिखे थे। जरूरी नहीं कि हर पेपर आप 3 घंटे वाले इन्वायरमेंट में ही लिखो, मॉक्स लिखो। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व हो रहे हैं, हर चीज लिखने राइट। की जरूरत नहीं है। सो मॉक्स किए थे। और कीप फेथ इन गॉड मैंने किया था, बिकॉज पेपर्स थोड़े ऊपर नीचे हुए थे, तो मेरे को था कि मुझे, बिकॉज ऑल आईज वर ऑन मी, एटलीस्ट जो लोग मुझे जानते थे वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो आई हैड फेथ इन गॉड। हाँ, ये सब चीजें रहेंगी। और
अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना जो मैंने नहीं लिया इंटर में। आई वाज बिकॉज इंटर में टाइम भी कम था, 8 महीने में आपको क्लासेस भी कंप्लीट करनी है, आपको रिवाइज भी करना है। यहाँ पे डेडिकेटेड 5.5 मंथ सिर्फ रिवीजन के थे। तो हाँ, तो फाइनल्स में कंपेरेटिवली मेरे लिए इंटर से प्रेशर कम था, वो चीज जरूर है। और किसी भी चीज को एबीसी एनालिसिस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है एबीसी एनालिसिस, आईबीएस में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आपको सब कुछ ही पढ़ के जाना है। ऐसे मत समझना कि फॉर ग्रांटेड ले लिया किसी चीज को कि ये तो आता है, यू नेवर नो कौन सी चीज कब कहाँ छूट जाए। सो दिस इज थिंग। ऋषभ। मैं तो यही बोलूंगा कि योर टाइम इज योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स एंड यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम। मतलब अगर आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हो, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग कि मैंने 1 घंटा पढ़ा, आप उसको 1 घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज होना चाहिए, आपके दिमाग में वो जाना चाहिए जो आपने पढ़ा है, कि आप बाद में कभी सॉल्व करो तो वो हो जाए ऐसे से। मतलब अब जो हम बता रहे हैं 13 12 14 घंटा जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ रहे थे कि बाद में कोई पूछेगा आप किसको क्या पता था कैसी रैंक आती है। तो उसके लिए जो आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो ना, यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ कि आपने सही पढ़ा है। कुछ ऐसे नहीं कि आप बस माइंडलेसली देख रहे हो, कुछ जा नहीं रहा दिमाग में। लाइक वो आना चाहिए जो आप कर रहे हो। मैं तो यही एडवाइस है। ध्रुव। सर मेरी एडवाइस होगी कि रादर देन पूरे सिलेबस को एक साथ देखने से बेटर है हर चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में देखें। मतलब जैसे बेसिकली स्टडी लीव्स के अंदर भी जब एक साथ देखते थे, पांचों सब्जेक्ट करने हैं, चाहे पहले 2 बार रिवाइज कर रखे हैं, बट वो स्टिल बहुत बड़ा टास्क लगता था। हम्म। उसको रादर ये देखें कि रोज इतना करना है तो ज्यादा बेटर रहता है। एंड इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो चीज अचीव हो रही है तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। आपको जो चीज पसंद है 1 घंटा वो करो, मतलब पूरा दिन नहीं देना, बट जो भी चीज पसंद है फैमिली के साथ बैठो, मूवी देखने जाओ, 1 घंटा वो करो, ताकि अगले दिन आप फिर से फ्रेश रीस्टार्ट कर सको। और मेन चीज तो कंसिस्टेंसी है, क्योंकि एक दिन ज्यादा पढ़ लेंगे अगले दिन बर्नआउट होता है, उसका फायदा नहीं होता। तो इससे बढ़िया वो प्लान फॉलो करो जो डेली फॉलो कर सकते हो। एग्जैक्टली। अनिरुद्ध। आई एग्री विद ऋषभ, ध्रुव एंड दीक्षा। बस एक चीज मेरे को लगती है जो मैंने पर्सनली देखी है, कि आपको तीन चीज़ों पर ट्रस्ट होना चाहिए। सबसे पहले अपने आप पे, सेकेंडली आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी फैकल्टी पे, आप जिससे भी क्लासेस ले रहे हो, कि आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि दे आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। उसके लिए आप यूजुअली क्या कर सकते हो, एक बार मॉड्यूल से गो थ्रू करके देख सकते हो कि इफ़ यू आर फीलिंग कि ये नहीं है ये नहीं है, तो ये कर सकते हो। एंड फाइनली आपका जो मटेरियल होना चाहिए ना, वो फाइनल होना चाहिए ट्रू। कि आप किस मटेरियल से पढ़ने वाले हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ लाइक 2 3 मंथ्स, मतलब आप स्टडी लीव में भी 1 2 महीने कर सकते हो। आई वुड से कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं, कि यू आर नॉट श्योर अबाउट द मटेरियल। उसके बाद नहीं हो पाता, बिकॉज अगर आप उसके बाद अगर मटेरियल स्विप करोगे तो आप मटेरियल ही स्विच करते रह जाओगे कि यहाँ से पढ़ूँ वहाँ से पढ़ूँ, यहाँ से पढ़ूँ वहाँ से पढ़ूँ। सो आपका मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो आपको पता है कि आपको इसी मटेरियल से पढ़ना है। अगर आप उस पर टिके रहोगे ना, तो आपकी ना, मतलब ह्यूमंस में काइंड ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कि आपको चाहे कंटेंट याद ना हो, बट आपको पेज का कलर याद हो जाएगा, इतनी बार पढ़ चुके हो आप कि उस पेज का ये कलर है, वहां पर यहाँ पर बॉक्स आ रहा था, यहाँ पर सर्कल बना हुआ था। जैसे मेरे को अभी भी याद है कैपिटल गेन वाले चैप्टर में नीचे में एक सर्कल में आपने बना रखा था कि इतने डिस्टेंस पर आपका अर्बन एरिया रूरल एरिया आता है। तो हम्म। वो आपको एक करना होगा कि आपका मटेरियल एकदम क्रिस्प होना चाहिए, कि आप इसके अलावा कुछ नहीं उठाने वाले हो। लास्ट के 3 मंथ्स में आप कोई नई चीज़ नहीं देख सकते, बिकॉज अगर आप उस टाइम कोई नई चीज़ देखोगे तो आपकी पुरानी गायब होती शुरू हो जाएगी। सो इट्स जस्ट दैट, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर फैकल्टी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रस्ट योर मटेरियल। वाओ, वेरी गुड। सो गाइज, जितने भी लोगों ने यहाँ पे इतना देखा है वीडियो, उसको मैं बोलना चाहूंगा कि देखो यार, ये लोग जो है ना, ये अलग नहीं है। इन्होंने थोड़ा अलग किया है, और वो अलग दो चीजें हैं। वन इज द कंसिस्टेंसी एंड वन इज द डिसिप्लिन। ये दोनों वर्ड अपन जब बोलते हैं, बोलना बहुत इजी है क्या, डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, बट जब आप ये करने जाते हो ना, तो लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टास्क ये होता है। ये लोगों ने जो पढ़ाई की, अपनी आर्टिकलशिप के साथ साथ में सब क्लासेस कंप्लीट की, जैसे दीक्षा ने कोई भी बैकलॉग नहीं रखा, और उसके बाद जब उसको 5.5 मंथ, जब एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले जो लीव मिला, उसको कंसिस्टेंटली उसने पढ़ाई की। उन्होंने महीने में 2 दिन ऐसे भी थे जब वो कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा जरूरी थे, ब्रेक्स रिक्वायर्ड इन द लाइफ। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और बाकी सब चीजें कर रहे हो, शॉपिंग जा रहे हो एंड ऑल, ऐसी सब चीजें होनी चाहिए। बट जब आप 28 डेज जब आप पढ़ रहे हो, तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। डिसिप्लिन एक कहीं मैंने सुना था कि इस लाइफ को अगर आपको अच्छा बनाना है, या आपको बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं या फिर जो नहीं कर पाते, उनके बीच में एक ही फर्क होता है, दैट इज द डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन हर चीज को लेके होना पड़ेगा लाइफ में। आपकी आर्टिकलशिप को लेके डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई को लेके होना पड़ेगा। जब आप ध्रुव की बात करते हो, तो ध्रुव है वो जिम को लेके बड़ा डिसिप्लिन है, और वो जिम ने इसी को डिसिप्लिन सिखाया कि मॉर्निंग में अगर 4 बजे उठना है तो वो 4 बजे उठता है।
सो सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं, इन लोगों से आप सीख सकते हो, इनसे आप मोटिवेट हो सकते हो, इनसे आप मोटिवेशन ले सकते हो, और इन्होंने जो किया वो आप ट्राई कर सकते हैं कि उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें, एंड आप भी अगली बार जो है वो ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 में आए। अनिरुद्ध, ध्रुव, ऋषभ एंड दीक्षा, आप लोगों से बात की मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज़, इस बार हम फेलिसिटेशन इवेंट करने वाले हैं, बिकॉज हम लास्ट के 3 बार से नहीं किया है, इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा रैंकर वगैरह हो गए, तो दिस टाइम वी आर प्लानिंग। सो आप सब लोग मुंबई आ रहे हो, मुंबई में हम लोग फेलिसिटेशन इवेंट इस बार रखेंगे, मजे करेंगे, पार्टी करेंगे, और आपकी जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करेंगे। सो थैंक्स अलॉट टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर, हैव अ नाइस डे, बाय।